वो कल का लौंडा मुझे कैसे बेवकूफ बना सकता है? दिनेश गुस्से में था। जब से ऐश्वर्या ने उससे शादी की थी उसके लिए सब कुछ ठीक चल रहा था। ऐश्वर्या की फैमिली अपनी पूरी ताकत के साथ उसका सपोर्ट कर रही थी। ये एक ऐसी ताकत थी जिसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन अब ऐसा करना जरूरी हो चुका था क्योंकि दिनेश को लगभग 20 साल का एक लड़का बेवकूफ बना रहा था। ध्रुव न केवल इकोनॉमिकली पावरफुल था बल्कि चालाक भी था। आयरलैंड में आने से पहले ही उसने सारी प्लानिंग कर रखी थी। ध्रुव बस एक जाल बिछा के अपने ओपोनेंट का उसमें फंसने का इंतजार कर रहा था। अब जब दिनेश जाल में फंस चुका था तो उसे एहसास हुआ कि उस पर इतना कर्ज चढ़ चुका है कि इसे वो जिंदगी में कभी नहीं चुका पाएगा। कर्ज $100 बिलियन से भी ऊपर जा चुका था। पैसा सबसे बड़ी चीज नहीं थी। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि दुनिया की 10 सबसे बड़ी फैमिलीज में से एक अग्रवाल फैमिली को 20 साल के लड़के ने बिना किसी लड़ाई के डिस्ट्रॉय कर दिया था। दिनेश से ये बात हजम नहीं हो रही थी। वो इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दिनेश के आदमी उसके आसपास इकट्ठा हो चुके थे। वो अपने मालिक की बेइज्जती का बदला लेना चाहते थे। उनमें से एक आदमी ने दिनेश को बताया, सर, उसे शायद हमारे बिछाए हुए जाल के बारे में पता चल गया। वो उस औरत के साथ कार में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं की। उसके बाद हमें कुछ पलों के लिए ऐसा लगा कि वो प्राइवेट जेट में बैठकर कहीं जाने वाला है। हम उसे हवा में मार सकते थे, लेकिन वो प्राइवेट जेट में चढ़ा ही नहीं। उस औरत के बारे में सुनते ही दिनेश का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया था। दिनेश जानता था कि आखिर उसका आदमी किस औरत के बारे में बात कर रहा था। आयरलैंड में ऐसी एक ही औरत थी जिसका नाम लेने से लोग हिचकते थे। दिनेश को बिलीव नहीं हो रहा था कि ध्रुव सच में उस औरत को जानता है। हाँ, जब तक वो औरत यहाँ थी दिनेश कुछ नहीं कर सकता था। अगर दिनेश ने ऐसा किया तो आयरलैंड के अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत बढ़ जाएगा। दिनेश अचानक जोर से हंसा। ध्रुव गिल, आखिर तुम कितने स्ट्रांग हो? क्या तुम मुझे अपना असली रंग दिखा सकते हो? यहाँ तक कि अब वो औरत भी तुम्हारी मदद कर रही है। दिनेश की मुस्कान बहुत डरावनी लग रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे इस बात की भी बिल्कुल परवाह नहीं थी कि उसके आसपास ऐसे बहुत से लोग खड़े थे जो उसके नीचे काम कर रहे थे। गुस्से में उसने अपने फोन को जमीन पर पटक दिया। ध्रुव बहुत ताकतवर था। उसकी पावर लगभग अनबिलीवेबल थी। अगर ऐसा इंसान अग्रवाल फैमिली में पैदा हुआ होता तो वो इस छोटी उम्र में ही अग्रवाल फैमिली का लीडर बन जाता। ये तुम्हारा बैड लक है ध्रुव गिल कि तुम एक गलत फैमिली में पैदा हुए हो। दिनेश ने मन ही मन सोचा। तभी उसका आदमी उसके पास आया। आदमी के चेहरे पर खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। सर, हमें एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है ध्रुव गिल के बारे में। क्या है इन्फॉर्मेशन? दिनेश ने आदमी से पूछा। वो आदमी के चेहरे पर छुपे उत्साह को देखकर हैरान था। दिनेश को उम्मीद नहीं थी कि उसका आदमी एक गुड न्यूज सुनाने वाला है। ध्रुव ने प्राइवेट जेट का यूज नहीं किया, वो एक शिप से जा रहा है। यह सुनकर दिनेश को भी प्लेजेंट सरप्राइज हुआ। वो मौत को दावत दे रहा है। वो सच में पानी की शिप से जा रहा है। उसे पकड़ो और उसे गहरे समंदर में डुबाकर मार डालो। दिनेश का खून अब उबल रहा था। खूनी जंग छिड़ने वाली थी। जब अनिका ने दिनेश को इतना एक्साइटेड देखा तो उसे पता चल गया कि कुछ बुरा होने वाला है। अनिका बहुत देर तक गहरी सोच में डूबी रही। वो इधर से उधर घूम रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद अनिका ने अपना फोन उठाया और गिल फैमिली को फोन किया। मैं अनिका बोल रही हूँ, सर को कॉल ट्रांसफर कर दो। अनिका के इतना कहते ही ऑपरेटर ने उसकी कॉल ट्रांसफर कर दी। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई। तुम्हें अब याद आई है मुझे कॉल करने की? आदमी की टोन बहुत ही कोल्ड थी। क्या आप ध्रुव की मदद कर सकते हैं? अनिका ने अपने पतले होंठ काटते हुए विनती भरे स्वर में कहा। उसका गला भरा हुआ लग रहा था, मानो उसके आंसू बहने वाले हों। ध्रुव अग्रवाल फैमिली के खिलाफ काम कर रहा है। वो गिल फैमिली के ओपोनेंट भी हैं। अनिका ने अपनी बात पूरी की। वो एक ओपोनेंट है, लेकिन साथ में मेरे दोस्त भी हैं। अनिका के ध्रुव के बारे में बताने के बाद भी उस आदमी की टोन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया था। आप जो चाहोगे मैं वो कर दूंगी, आप बस ध्रुव को बचा लो। अनिका फूट फूट कर रोने लगी। वो ध्रुव को मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। अनिका, ये मत भूलो कि तुम कौन हो। तुम गिल फैमिली की असिस्टेंट हो, न कि ध्रुव की पर्सनल बटलर। फैमिली के हित बाकी सभी चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम चाहती क्या हो कि किसी एक फैमिली मेंबर के चक्कर में हम अग्रवाल फैमिली से अपने रिश्ते खराब कर लें? रिसेंटली मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी बातों का स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा ड्रॉप हो गया है। तुम लगभग बेवकूफों की तरह बात करने लगी हो। आदमी ने अनिका को बुरी तरह से डांट दिया। डांट खाकर अनिका को होश आया। वो जानती थी कि गिल फैमिली ध्रुव की मदद नहीं करेगी। वो उसे दिनेश से नहीं बचाने वाले थे। ये बात ध्रुव ने बहुत पहले ही एक्सेप्ट कर रखी थी। वो तुम सबसे ज्यादा पावरफुल है। ऐसा बोलते समय अनिका की आवाज ठंडी थी। इसके बाद उसने फोन रख दिया। अनिका की बात सुन के फोन के दूसरी तरफ मौजूद इंसान भी हैरान रह गया। अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुमको मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। थोड़ी ही देर में उसे समझ में आ गया कि अनिका ने फोन रख दिया है।
अनिका ने दिनेश के आदमियों को कॉन्फ्रेंस से बाहर जाते हुए देखा और उसका दिल चिंता से भर गया। इस बारे में वो कुछ भी नहीं कर सकी। वो हेल्पलेस महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि ध्रुव उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा। थोड़ी ही देर में अनिका का डर सच भी साबित होने लगा। आयरलैंड के समुद्र पर ध्रुव का शिप चला जा रहा था। अचानक वहाँ एक घटना हुई। बूम! समुद्र के अंदर से धमाके की आवाज आई। शिप जोर से हिल गया था। मिस्टर जोश अपना बैलेंस खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। चल क्या रहा है? मिस्टर जोश ने खड़े होते हुए कहा। आज मौसम अच्छा था और समुद्र भी शांत था। मिस्टर जोश उस समय और भी चौंक गए जब उन्होंने अपने सामने कई मीटर तक पानी की भारी बौछार देखी। मिस्टर जोश के लिए जमीन पर और शहर के अंदर लड़ना आसान था, लेकिन ये समुद्र था। अपोनेंट्स के शिप उनके शिप से कहीं बेटर थे। उनके शिप पर टॉर्पीडो मिसाइल भी लगी हुई थी। ध्रुव! दिनेश की दहाड़ पूरे समुद्र में गूंज उठी। उसका गुस्सा बेकाबू हो चुका था। पूरी स्पीड से शिप को भगाओ। ध्रुव ने शिप के कैप्टन को ऑर्डर दिया। तुम भाग रहे हो? तुम बच के कहाँ जाओगे? इंटरनेशनल वाटर्स तुम्हारे ठीक सामने हैं। अगर तुम वहाँ जाओगे तो नेवी तुम्हें मार डालेगी, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर ही दूंगा। तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। दिनेश पागलों की तरह चिल्ला रहा था। मार डालो सबको। दिनेश ने एक सीधा ऑर्डर दिया और टॉर्पीडो को इजेक्ट कर दिया गया। समुद्र की सतह पर एक बड़ा युद्ध छिड़ने वाला था। ध्रुव बाकी लोगों के साथ भाग रहा था। दिनेश ने ध्रुव को पकड़ने के लिए जिस शिप का यूज किया था उसकी स्पीड बहुत तेज थी। साथ ही उस शिप में बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट लगे हुए थे। मिस्टर जोश ने दिनेश के शिप की तरफ देखा। उनको इक्विपमेंट देखकर चक्कर आने लगे। शिप को वहाँ ले चलो जहाँ पर समुद्र गहरा हो। ध्रुव ने शिप के कैप्टन को चीखते हुए ऑर्डर दिया। कैप्टन को ध्रुव की बात बहुत अजीब लगी। उसके हिसाब से जितनी जल्दी हो सके उन्हें किनारे के पास चलना चाहिए। अब गहरे समुद्र में जाना सच में मौत को दावत देना था। मिस्टर गिल, क्या आप श्योर हैं? मिस्टर जोश ने हैरत के साथ ध्रुव से पूछा। मुझे यकीन है। आप इसमें शामिल खतरों को जानने के बावजूद साफ तौर पर जोखिम ले रहे हैं। मिस्टर जोश जानते थे कि ध्रुव के पास रिस्क लेने की कैपेबिलिटी है, क्योंकि पास्ट में उसने कई बार बाजी पलटी हुई थी। अगर ओपोनेंट कोई और होता तो मिस्टर जोश टेंस नहीं होते, लेकिन ध्रुव का ओपोनेंट अग्रवाल फैमिली थी। अग्रवाल फैमिली अपने शिप कंस्ट्रक्शन के लिए फेमस थी। भले ही ध्रुव कितना भी केपेबल हो, समुद्र में अग्रवाल फैमिली से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं थी। और तो और दिनेश का ससुर भी उसकी मदद कर रहा था। ध्रुव का शिप आधे घंटे तक भागता रहा। इस आधे घंटे के दौरान दिनेश उस पर पीछे से पागलों की तरह फायरिंग करता रहा, क्योंकि उसके पास ढेर सारा गोला बारूद था। दिनेश ध्रुव के शिप को मधुमक्खी के छत्ते जैसा बनाना चाहता था। एंड में वो गहरे समुद्र में पहुंच ही गए। ध्रुव का शिप वहां रुका जहां उसे केवल एंडलेस नीला समुद्र दिखाई दे रहा था। अब तुम नहीं भाग सकते, है ना? तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने चली गई थी? तुम्हें समंदर के अंदर हमारी पावर के बारे में अंदाजा नहीं है। इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है। जहाँ से उसे केवल एंडलेस नीला समुद्र दिखाई दे रहा था। दिनेश ने ध्रुव का मखौल उड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। ठीक उसी समय दिनेश के बगल में खड़ा उसका आदमी उसकी तरफ झुक के बोला। सर, सब कुछ वैसा ही है जैसा कि आपने उम्मीद की थी। हम उन्हें अपनी रेंज में लाने में सफल हो गए। ये सुनकर दिनेश मुस्कुराने लगा। ये एक विनर की स्माइल थी। उसे लग रहा था कि उसने ध्रुव के हाथों हुए अपमान का बदला ले लिया है। उन्हें जिंदा पकड़ो, उनमें से एक को भी भागने मत देना। मैं उन सभी को मार डालना चाहता हूँ। मैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूँ। दिनेश पागलों की तरह दहाड़ा। वो बेहद एक्साइटेड था और खुद को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन इससे पहले कि जश्न मनाने का समय आ पाता, दिनेश को पता चल गया कि कुछ गड़बड़ हो रही है। वो ध्रुव को घूर कर देख रहा था। ध्रुव की हालत एक चॉपिंग बोर्ड पर रखी हुई मछली के जैसी थी, लेकिन ध्रुव के एटीट्यूड से ऐसा बिल्कुल भी लग नहीं रहा था। दिनेश को ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगा। मौत सामने देख के दिमाग सुन्न पड़ गया होगा उसका। दिनेश ने खुद को समझा लिया। ध्रुव का शिप दिनेश से 200 मीटर से भी कम दूरी पर रुका हुआ था। इतनी दूरी पर दिनेश का शिप, जो बंदूकों और गोला बारूद से लैस था, एक पल में ध्रुव के शिप में एक बड़ा सा छेद कर सकता था। क्या ध्रुव अब भी बाजी पलट सकता है? अब तुम्हें प्राइवेट जेट से ना जाने का रिग्रेट हो रहा होगा, है ना? दिनेश ने हंसते हुए ध्रुव से कहा। ध्रुव उसकी बात सुन के मुस्कुराने लगा। वैसे बात सही है तुम्हारी। अगर मुझे भागना ही होता तो प्राइवेट जेट सबसे अच्छा ऑप्शन था। क्या? अगर मुझे भागना ही होता? ध्रुव ने ऐसा क्यों कहा? यह सुनकर दिनेश की हथेलियों में बहुत ज्यादा पसीना आने लगा। ध्रुव के वर्ड्स का मतलब साफ था। उसका भागने का कोई इरादा ही नहीं था। मुझे लगता है कि तुम खुद अपनी कब्र खोद रहे हो। दिनेश ध्रुव पर गरजा। फिर उसने अपने आदमियों को ऑर्डर देते हुए कहा, एक तगड़ा ब्लास्ट करो और इन सबको मार डालो। फिर उनकी लाशों को ढूंढने के लिए समंदर में चलेंगे। दिनेश के इतना कहने के बाद उसका शिप गोलीबारी के लिए तैयार था। ध्रुव दिनेश के खिलाफ लड़ने के लिए क्या कर सकता था? वो कभी समुद्र में नहीं गया था।
जब ध्रुव ने देखा कि दिनेश एक्शन लेने जा रहा है तो वो मुड़ के अपने आदमियों से बोला, चलो भाई लोगों, हम भी कुछ करते हैं। ध्रुव के आदमियों ने सिर हिलाया। वो सब बहुत काम लग रहे थे। तुम क्या ही कर पाओगे, तुम बिना बात का स्ट्रगल कर रहे हो। दिनेश बदला लेने की डिजायर की वजह से अंदर से जल रहा था। वो ध्रुव को मारना चाहता था और उसकी लाश को वॉलिंगफोर्ड हार्बर पर लटका देना चाहता था। वो देखना चाहता था कि फ्यूचर में अग्रवाल फैमिली का विरोध करने की हिम्मत कौन करेगा। थोड़ी देर बाद ध्रुव के आदमी अपनी शिप को सीधे दिनेश के शिप की तरफ लेकर जाने लगे। दिनेश के शिप पर मौजूद लोग टॉर्पीडो दागने की तैयारी कर रहे थे। जब उन्होंने ध्रुव के शिप को अपनी तरफ आते देखा तो वो हैरान रह गए। ये क्या बकवास है, ये एक सुइसाइडल अटैक था। इससे पहले कि टॉर्पीडो दागा जाता, एक धमाके की आवाज आई। ध्रुव का शिप दिनेश के शिप से टकराकर एक्सीडेंट विक्टिम बन गया था। दिनेश को पूरा भरोसा हो गया था कि ध्रुव की टीम के सभी लोग पागल थे। शिप के टकराते ही ध्रुव के लोग पानी में कूद गए और दिनेश के शिप पर चढ़ गए। इनमें से कोई भी इंसान अच्छा स्विमर नहीं था, जिनमें मानवीर जैसे लोग भी शामिल थे। यहाँ तक कि समुद्र में जसविंदर के लड़ने की कैपेबिलिटी भी कम हो गई थी। दूसरी तरफ दिनेश के लोग पहले से ही ज्यादा पावरफुल थे। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि ध्रुव के शिप पर बेबाक लोग सवार होंगे। उन्होंने बिल्कुल भी रूल्स फॉलो नहीं किए। जैसे ध्रुव और उसके लोग कूदे, उनका शिप डूब गया। ऐसा लग रहा था जैसे ध्रुव ने अपने पीछे सभी पुलों को जला दिया हो। देखो, ये मत करो। दिनेश पूरी तरह से हैरान रह गया। वो ध्रुव की चाल को बिल्कुल नहीं समझ सका। मुझे सिग्नल गन दो। दिनेश ने अपने आदमी को ऑर्डर देते हुए कहा। उसने सिग्नल गन फायर कर दी। इसका मतलब दिनेश के पास बैकअप प्लान रेडी था। उसे पता था कि ध्रुव कुछ ना कुछ आउट ऑफ बॉक्स जरूर करेगा। लेकिन दिनेश सिग्नल किसे दे रहा था? मानना पड़ेगा, तुम सच में बहुत बहादुर हो, लेकिन मैंने कई सारे बैकअप शिप्स भी अरेंज कर रखे हैं। दिनेश ने ध्रुव से कहा। ध्रुव ने दिनेश की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। 2 मिनट के अंदर कई सारे बड़े शिप्स ध्रुव और उसके लोगों को समुद्र में घेरते हुए दिखाई दे रहे थे। जब ध्रुव के लोगों ने देखा तो वो पूरी तरह से चौंक गए, खासकर मानवीर और जसविंदर। वो दोनों जानते थे कि वो शिप्स किस टाइप के हैं। आजकल की दुनिया में समुद्र पर 3 टाइप के शिप्स चला करते थे। उनमें से ज्यादातर कार्गो शिप्स हुआ करते थे। कुछ देशों की नेवी के शिप हुआ करते थे और बहुत ही कम संख्या में ही सही, लेकिन पायरेट्स के शिप्स भी समुद्र के पानी पर रेंगते हुए दिख जाते थे। पायरेट्स, जिन्हें हिंदी में समुद्री डाकू कहा जाता है। इसका मतलब था कि दिनेश के ससुर के पास पायरेट शिप्स की फ्लीट थी। तभी उसने अपनी बेटी ऐश्वर्या की शादी एक शिप कंस्ट्रक्शन करने वाली फैमिली में की थी। ध्रुव, तुम मौत को दावा दे रहे हो। इन लोगों को देखो कि वो कौन है। जरा करीब से देख लो। तुमको ये सब दोबारा देखने का मौका नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने उन्हें देख लिया है, उन्हें मरना ही होगा। दिनेश ने हंसते हुए ध्रुव से कहा। पायरेट्स के शिप और करीब आते जा रहे थे। शिप की तरफ एक नजर डालते ही ध्रुव को एहसास हो गया कि शिप की संख्या 10 से भी ज्यादा थी। शिप पर मौजूद लोग बेहद एक्साइटेड थे। वो लुटेरे थे, पूरी जिंदगी बस उन्होंने लूटपाट ही की थी। अब इतना कुछ हो ही रहा था तो तुम इस साउंड को भी जरा ध्यान से सुन लो। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए दिनेश से कहा। वो किस साउंड की बात कर रहा था? ध्रुव ने जैसे अपनी बात खत्म की, वैसे ही समुद्र के अंदर से तेज आवाज आई। उस आवाज को सुनते ही पायरेट्स दहशत में आ गए। क्या बकवास है ये? हर कोई हैरान था कि ऐसा कैसे हुआ। पायरेट्स को अभी यहाँ आए 10 मिनट भी नहीं हुए थे। वो सब अभी तक ठीक से गर्म भी नहीं हुए थे। तुम बहुत भोले हो। ध्रुव ने दिनेश के कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहा। धीरे से उसका कंधा थपथपाया। दिनेश का दिमाग फट गया था। वो इस साउंड को कैसे नहीं पहचान सका? हाँ? तुमने तो सिग्नल गन भी फायर नहीं की। उन्होंने तुम्हें कैसे ढूंढ लिया? दिनेश ने हैरानी के साथ ध्रुव से पूछा। शॉक की वजह से उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। ध्रुव ने कंधे उचकाते हुए दिनेश से कहा। तुमने मेरी तरफ से भी सिग्नल गन फायर कर ही दी थी ना? ध्रुव की बातें सुनकर दिनेश के होश उड़ गए। क्या ध्रुव ने फिर से उसके साथ खेल कर दिया था? ध्रुव ने न केवल उसके साथ खेल किया था, बल्कि उसने पूरी अग्रवाल फैमिली के साथ खेल कर दिया था। तुम हमें इलीगल काम करने पर मजबूर क्यों कर रहे हो? दिनेश का चेहरा इस वक्त बेहद डरावना लग रहा था। मैं कौन होता हूँ तुमको मजबूर करने वाला? वैसे तुम डर गए क्या? तुमको क्या लग रहा है कि तुम्हारे शिप कम पड़ जाएंगे? ठीक है, तुम चाहो तो और भी शिप बुला सकते हो, मैं वेट कर लूंगा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए दिनेश से कहा। दिनेश को उम्मीद नहीं थी कि ध्रुव के पास उससे भी ज्यादा शिप्स होंगे। क्या वो अब तक समुद्र में अपनी ताकत छुपाता रहा था, या फिर अलग अलग देशों की नेवीज उसका सपोर्ट कर रही थी? ये इम्पॉसिबल था। दिनेश को अच्छे से पता था कि कम से कम देशों की नेवीज तो ध्रुव का सपोर्ट नहीं ही करेंगी। लेकिन सच कुछ भी हो, फिलहाल के लिए दिनेश बुरी तरह से घिर चुका था। उन्हें बोलो कि सारे हथियार फेंक दें और हम उन्हें छोड़ देंगे। ध्रुव ने पायरेट्स के शिप्स की तरफ इशारा करते हुए दिनेश को ऑर्डर दिया। दिनेश ने ऐश्वर्या की तरफ देखा। उसकी नजर का इशारा साफ था। ठीक उसी समय एक स्पीड बोट पायरेट्स के शिप से निकली और जितनी तेजी से पॉसिबल हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ी।
स्पीड बोट के पास अग्रवाल फैमिली के लिए एक मैसेज था। इस समय दिनेश को बहुत इंसल्टेड महसूस हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो इस मुकाम पर आ गया है। उसने ध्रुव को हराने के लिए अग्रवाल फैमिली की सारी पावर्स का यूज कर लिया था। फिर भी ध्रुव उस पर थोड़ा भारी ही पड़ रहा था। ध्रुव को मरना ही होगा, दिनेश ने मन ही मन सोचा। अगर आज भी ध्रुव उसे मात देने में कामयाब हो गया तो फिर अग्रवाल फैमिली का वजूद ही खत्म हो जाएगा। वो समुद्र में किसी से कैसे हार सकते थे? वो समुद्र के अनऑफिशियल ओनर्स माने जाते थे। ठीक उसी समय अग्रवाल फैमिली के मीटिंग हॉल में 2 लोग पहुंचे। दुश्मन बहुत मजबूत है, एक नेवल वॉर होने की कगार पर है, हमें बैकअप की जरूरत है। मीटिंग हॉल में बैठे अग्रवाल फैमिली के सीनियर मेंबर्स ने जब ये वर्ड सुने तो वो सभी हैरान रह गए। फैमिली का लीडर अपनी जगह खड़ा हो गया। इस ध्रुव गिल की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये अग्रवाल फैमिली को धमकी दे रहा है? मैं चाहता हूँ कि तुम सब बाहर निकलो और इस दुष्ट को मुंह तोड़ जवाब दो। तभी फैमिली का बटलर भागते हुए मीटिंग हॉल के अंदर आया। बाहर कोई आया है, वो आप लोगों के साथ चाय पीना चाहता है। बटलर की बात सुन के फैमिली का लीडर बुरी तरह से भड़क गया। बेवकूफ कहीं के, ये कोई चाय पीने का टाइम है, भागो यहाँ से। लीडर ने बटलर को डांटते हुए कहा। बटलर फिर भी वहाँ से नहीं गया। उसने कहा कि उसका नाम हरमन है। अगले ही पल सब चुप हो गए, यहाँ तक कि हॉल के अंदर सुइयों की गिरने की आवाज तक सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अग्रवाल फैमिली के कॉन्फ्रेंस हॉल में पॉज बटन दबा दिया हो, और हरमन ही वो इंसान था जिसने पॉज बटन दबाया था। न केवल बुजुर्ग बल्कि अग्रवाल फैमिली का लीडर भी हैरान रह गया। ध्रुव गिल, हरमन गिल, इन दोनों लोगों के बीच क्या रिश्ता है? एक बुजुर्ग ने शौक और क्यूरियोसिटी से पूछा। किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। अगर उन्हें सच्चाई पता होती तो वो इतने ज्यादा सरप्राइज नहीं होते। इससे पहले वो सब आपस में इस बारे में और डिस्कशन कर पाते, हरमन गिल मीटिंग हॉल के अंदर एंटर कर चुके थे। वो आदमी 10 रुपए से भी कम कीमत की सिगरेट पी रहा था। उसने हवाई चप्पल पहनी हुई थी और वो बहुत ही कैजुअल और सहज दिख रहा था। अंदर घुसते ही उसने चारों तरफ नजर डाली। वो बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं लग रहा था। फिर भी किसी ने उससे उलझने की हिम्मत नहीं की। वहाँ मौजूद सभी लोग कुछ भी कहने से डर रहे थे। यही वो पावर थी जो हरमन ने पिछले कई सालों की मेहनत से कमाई थी। हरमन ने हॉल में मौजूद अग्रवाल फैमिली के मेंबर्स पर नजर डाली और कहा, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग मुझे नहीं जानते? तुम लोग किसका इंतजार कर रहे हो? चलो चाय पीते हैं। रुको, मैं तुम लोगों को चाय पिलाता हूँ। ये कहकर हरमन हॉल में रखी एक टेबल के पास चला गया। टेबल के पास पहुँचने के बाद हरमन ने अपनी जेब से एक प्लास्टिक बैग निकाला। प्लास्टिक के बैग में चाय की पत्ती की एक गांठ थी। चाय की पत्तियां पहले ही आपस में चिपक चुकी थी। मुझे थोड़ा गर्म पानी दो, हरमन ने बटलर से कहा। थोड़ी देर बाद बटलर पानी गर्म करने की मशीन ले आया। फिर हरमन ने चाय बनाना शुरू किया। वो एक एक करके अग्रवाल फैमिली के लीडर्स और मेंबर्स को चाय की कप्स देता जा रहा था। चाय पीने पिलाने में आधे घंटे का समय बीत गया। तब तक किसी ने कुछ भी नहीं बोला। स्वाद कैसा है? अच्छा नहीं था क्या? हरमन ने मीटिंग हॉल में बैठे हुए लोगों से पूछा। वहाँ बैठे बुजुर्गों की बात ही क्या की जाए। फैमिली के मुखिया का चेहरा भी पीला पड़ गया था। उसने धीमे से कहा, वैसे बुरा नहीं था टेस्ट। इस समय उनका चाय पीने का मूड कैसे हो सकता है? हरमन ने सिर हिलाया और चाय पीना जारी रखा। ठीक उसी समय आयरलैंड के समुद्र पर दिनेश अपनी फैमिली से किसी ऑर्डर के आने का वेट कर रहा था। ऑर्डर न मिलने के कारण दिनेश ने कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। उसके सामने नेवी के ऑफिसर्स थे। ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। दिनेश के आदमी धूप सेक रहे थे और समुद्री हवा का आनंद ले रहे थे। अग्रवाल फैमिली का बैकअप अभी तक आया नहीं था। तुम्हारा कब तक इंतजार करने का प्लान है? ध्रुव ने दिनेश से पूछा। कुछ देर पहले समुद्र में जितना टेंस माहौल था, अब माहौल उतना ही चिल हो चुका था। दिनेश बहुत सैड था। उसकी पत्नी ऐश्वर्या इतने गुस्से में थी कि उसने अपने पति से कहा, तुम उससे डरते क्यों हो? मैं अभी अपने पापा को बुलाऊंगी और उसे मरवा दूंगी। ध्रुव ने फिर से ऐश्वर्या की तरफ देखा। ऐश्वर्या का फिगर बहुत अच्छा था। वो बहुत सेक्सी और अट्रैक्टिव थी। वो किसी मशहूर फिल्म की लीड एक्ट्रेस जैसी लग रही थी। ध्रुव ने फ्लर्टी नजरों से ऐश्वर्या को देखा। ऐश्वर्या ने भी पलटकर ध्रुव को घूरा। तुम हो कौन वैसे? ध्रुव ने ऐश्वर्या से पूछा। उसे ऐश्वर्या की आइडेंटिटी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। तुम्हें जानने का हक नहीं है। ऐश्वर्या ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी नहीं जानना चाहता। एक मरे हुए इंसान को याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ध्रुव ने अपने कंधे उचका के ऐश्वर्या को जवाब दिया। इसी बीच ऐश्वर्या के पिता ने जो स्पीड बोट भेजी थी वो वापस आ चुकी थी। स्पीड बोट कुछ मैसेज अपने साथ वापस लेकर आई थी। ध्रुव, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं जाने दूंगा। दिनेश ने दहाड़ते हुए आसमान पर गोली चलाने के लिए अपनी बंदूक निकाल ली। देखते ही देखते भयंकर युद्ध स्टार्ट हो गया। दिनेश के लोगों ने ध्रुव के लोगों के साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी थी। ये एक भयंकर लड़ाई थी, मानो पूरा समुद्र हिल रहा था। डार्लिंग, अग्रवाल फैमिली से कोई अभी तक क्यों नहीं आया? ऐश्वर्या ने दिनेश से पूछा। दिनेश ने ना में अपना सिर हिलाया। वो खुद भी सवाल का जवाब चाहता था। नेवल युद्ध शुरू हुआ और जल्द ही दिनेश के पायरेट्स हार गए। ऐश्वर्या को समझ नहीं आ रहा था कि दिनेश इतनी आसानी से कैसे हार सकता था।
जब उसने ध्रुव के शिप्स देखे तो वो भी सरप्राइज रह गई। ये कहा जा सकता था कि ध्रुव के शिप्स की प्रेजेंस भर ने ही दिनेश के लोगों को डरा दिया था। ऐश्वर्या को लग रहा था कि ध्रुव के शिप्स कुछ खास किस्म के हैं। आखिर उन शिप्स में ऐसा क्या खास था? ऐश्वर्या भी एक पायलट की बेटी थी। उसने जिंदगी बाहर समुद्र और शिप्स के आसपास रहते हुए ही बिताई थी। वो ध्रुव के शिप्स की खासियत को फिगर आउट करना चाहती थी। उसने एक शिप पर फोकस किया और फिर उसके दिमाग की बत्ती जल गई। ये नेवी के शिप नहीं है। इनको ऐसे डिजाइन किया गया है जैसे ये देखने में किसी कंट्री की नेवी की शिप लगे। ऐश्वर्या ने दिनेश को बताया। ऐश्वर्या की बात सुनकर दिनेश ने भी ध्रुव की शिप्स को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। ध्रुव के जीनियस नेचर को देखते हुए उसका मन हुआ कि वो जाके ध्रुव के चरणों में लेट जाए। उसने मुड़कर अपनी पत्नी की तरफ देखा। हम उससे कभी भी नहीं जीत पाएंगे। दिनेश को अब समझ में आ रहा था कि उसके ससुर की पायरेट्स आर्मी ने ध्रुव की शिप्स को देखकर अपने हथियार क्यों डाल दिए थे। उनको लग रहा था कि किसी बड़ी कंट्री की नेवी ध्रुव की मदद कर रही है, और अगर पायरेट्स ने किसी कंट्री की नेवी के खिलाफ जंग छेड़ने की कोशिश की तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा। इसके बाद उस कंट्री की नेवी पायरेट्स को ढूंढ ढूंढ के मारेगी और तब तक दम नहीं लेगी जब तक पायरेट्स का पूरी तरह से सफाया न हो जाए। मजे की बात ये थी कि ध्रुव के शिप्स किसी कंट्री की नेवी के नहीं थे। उसने बस ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया था। वो तो भला हुआ ऐश्वर्या की पारखी आंख का, जिसने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस का अच्छा यूज करके ध्रुव की स्ट्रैटेजी को डिकोड कर लिया, लेकिन अब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। तुमने जो किया है, अगर उसके बारे में किसी कंट्री को पता चल गया तो तुम्हें बहुत ही सीरियस सजा भुगतनी पड़ेगी। दिनेश ने ध्रुव से कहा। वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ध्रुव को उसकी हालत देखकर दया आ रही थी। अच्छा ये बताओ कि मेरी शिकायत करेगा कौन? मेरे अपने लोग तो मेरी शिकायत करेंगे नहीं। तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मैं जिंदा छोड़ूंगा नहीं। अब बचा कौन मेरी शिकायत करने को? ध्रुव ने दिनेश से पूछा। दिनेश ने चुप्पी साध ली। उसे भी लगने लगा था कि उसकी मौत अब इनएविटेबल है। जब ऐश्वर्या को लगा कि उसका पति ध्रुव के सामने कमजोर पड़ रहा है तो उसने चीखते हुए ध्रुव से कहा, तुम्हें क्या लगता है हमारी फैमिलीज का इन्फ्लुएंस केवल फ्रांस तक लिमिटेड है? ऐश्वर्या की बात सुन के ध्रुव को हंसी आ गई। इसमें लगने की बात ही नहीं है। मुझे सच में पता है कि तुम दोनों की फैमिलीज का इन्फ्लुएंस आयरलैंड तक ही लिमिटेड है, और ये इन्फ्लुएंस भी पास्ट की बात होने वाली है। ध्रुव ने ऐश्वर्या का मजाक उड़ाते हुए कहा। कहीं वो कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा था? जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वैसे वैसे दिनेश की डेस्परेशन बढ़ती जा रही थी। मुझे किसी तरह जिंदा रहना है। जब तक वो जिंदा था तब तक वो पासा पलट सकता था। वो ध्रुव को बुरी तरह मरवा सकता था, लेकिन ध्रुव के प्लान्स अलग ही थे। ध्रुव ने जसविंदर को इशारा किया। ध्रुव का इशारा मिलते ही जसविंदर बिजली से भी तेज रफ्तार से दिनेश की तरफ दौड़ा। दिनेश इस हमले के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे लग रहा था कि प्राइमरी फाइट शिप्स के बीच में होगी जिसमें इंसान अपनी जान गंवाएंगे। दिनेश ने मैन टू मैन फाइट एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। जसविंदर दिनेश की जान लेने वाला था, लेकिन दिनेश ने एंड मोमेंट पर जसविंदर का हाथ पकड़ लिया। ये देख के तेजा, मिस्टर जोश और मानवीर सभी हैरान रह गए। उन्हें लगता था कि दिनेश एक एक्सेप्शनल कैपेबिलिटी वाला बिजनेसमैन है, लेकिन उन्होंने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो जसविंदर जैसे फाइटर के वार को न्यूट्रलाइज कर देगा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। जसविंदर के अटैक को दिनेश ने सक्सेसफुली डॉज कर दिया था। वो काफी स्किलफुल है। वो पायरेट्स की फैमिली का दामाद है, इसलिए हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। उसके बगल में खड़ी औरत से भी हमें सावधान रहना होगा। वो सुंदर है, लेकिन वो खतरनाक भी हो सकती है। मानवीर ने जसविंदर को वार्न करते हुए कहा। उन्हें अपने दुश्मन को कम कभी नहीं आंकना चाहिए। जैसे ही मानवीर ने अपनी बात पूरी की, उसने देखा कि दिनेश ने जसविंदर को उठा के हवा में लटका दिया था। मैं लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दिनेश मुस्कुराया। वो जसविंदर को समुद्र में फेंक देना चाहता था। उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर थी। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसका मुकाबला आम लोग कर सके। सच में? ठीक है, चलो फिर खेलते हैं। वैसे भी बहुत टाइम से किसी के साथ फाइट करने में मजा नहीं आया है। ये बात साफ हो चुकी थी कि दिनेश के फाइटिंग स्किल्स एक्सेप्शनल लेवल के थे, लेकिन जसविंदर भी कम नहीं था। दिनेश ये सोचकर एक्साइटेड लग रहा था कि उसका सामना एक तगड़े अपोनेंट से हुआ है। ये एक्साइटमेंट 3 सेकंड से ज्यादा टिक नहीं पाया। जसविंदर ने हवा में लटके लटके ही दिनेश की गर्दन को मरोड़ना शुरू कर दिया। जब पेन हद से ज्यादा हो गया, दिनेश को जसविंदर को छोड़ना पड़ा। जसविंदर पीठ के बल जमीन पर आकर गिर गया। इससे पहले दिनेश खुद को संभाल पाए, जसविंदर तेजी से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। दिनेश अभी भी गर्दन में हो रहे दर्द की वजह से कराह रहा था। जसविंदर स्पीड से दिनेश की तरफ बढ़ा। वो फिर से कुछ देर में दिनेश के सामने प्रकट हो चुका था। इस बार जसविंदर की आंखों में मौत की हवस साफ देखी जा सकती थी। अचानक जसविंदर ने अपने कमर में खुसी हुई एक चीज निकाली। वो चीज धूप में चांदी की तरह चमक रही थी। चमक इतनी तेज थी कि दिनेश को हाथ से अपनी आंखें कवर करनी पड़ी। दिनेश ये नहीं देख पाया कि जसविंदर उसके सामने चाकू लहरा रहा है। दिनेश,
उसके हाथ में चाकू है, बचाओ खुद को। ऐश्वर्या ने दिनेश को वार्न करते हुए कहा, लेकिन इससे पहले दिनेश अपनी आंखों के सामने से अपना हाथ हटाता, जसविंदर अपना वार कर चुका था। दिनेश का हाथ कट के जमीन पर गिर चुका था। जब ऐश्वर्या ने देखा कि दिनेश का हाथ काट दिया गया है तो उसका पूरा शरीर कांप उठा। ऐश्वर्या ने जसविंदर जैसा पावरफुल इंसान कभी नहीं देखा था। उसने चाकू के एक वार से ही उसके पति का हाथ काट डाला था। ऐश्वर्या का सिर चकराने लगा था, लेकिन वो इस बात को इग्नोर नहीं कर सकती थी कि उसके पति का हाथ काटा जा चुका था। उसे जल्द ही कोई एक्शन लेना होगा। ऐश्वर्या भागते हुए अपने पति की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले वो अपने पति के पास पहुंच पाई, जसविंदर ने उसका रास्ता रोक दिया। उसका चाकू अभी भी खून से रंगा हुआ था। तुम चाहते क्या हो, कि वो मर जाए? ऐश्वर्या ने जसविंदर को धक्का देते हुए कहा, लेकिन इससे जसविंदर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। उसने ऐश्वर्या का हाथ पकड़कर उसे काबू में कर लिया। ऐश्वर्या उसकी कैद में बुरी तरह से छटपटा रही थी। दिनेश के मुंह से खून निकल रहा था। थोड़ी देर में उसका कटा हुआ हाथ किसी काम का नहीं रहने वाला था। दिनेश को ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे करके उसकी आंखें बंद हो रही थी। वो उस मोमेंट को रिग्रेट कर रहा था जब उसने ध्रुव से पंगा लेने के बारे में पहली बार सोचा था। उसने पलट कर देखा तो पाया कि उसकी बीवी को जसविंदर ने बंदी बना रखा है। जो करना है मेरे साथ करो, उसे जाने दो। दिनेश ने अपनी पूरी ताकत लगा के जसविंदर से कहा। दिनेश की बात का असर जसविंदर पर रत्ती भर भी नहीं हुआ। वो अपनी जगह पर जमा खड़ा रहा। लेकिन ऐश्वर्या भी एक पायरेट की बेटी थी। उसने बचपन से ही अपने आसपास बहुत सारी वायलेंस होती देखी थी। उसके पिता ने उसे मार्शल आर्ट्स में भी ट्रेन किया था। जब उसने देखा कि जसविंदर का ध्यान भटक रहा है तो उसने फुर्ती दिखाते हुए जसविंदर से चाकू छीनने की कोशिश की। जिस चाकू से जसविंदर ने उसके पति का हाथ काटा था, उसी चाकू से ऐश्वर्या उसका गला काटना चाहती थी। ध्रुव उसके मंसूबे भाप गया था। उसने फुर्ती दिखाते हुए जसविंदर के हाथ से चाकू छीनकर समुद्र में फेंक दिया। चाकू जहाँ जाके गिरा था वहाँ का पानी लाल होने लगा। उसे उसके पति के पास जाने दो, ध्रुव ने जसविंदर को ऑर्डर देते हुए कहा। जसविंदर उसकी बात सुन के हैरान रह गया। ध्रुव अपने ओपोनेंट्स पर रहम क्यों दिखा रहा था? जसविंदर ने ऐश्वर्या को छोड़ दिया। ऐश्वर्या भागते हुए अपने पति के पास पहुंच गई, जिसकी आंखें अब लगभग बंद ही हो चुकी थीं। अग्रवाल फैमिली ने मदद भेजी कि नहीं? दिनेश ने किसी तरह से ऐश्वर्या से पूछा। ऐश्वर्या ने ना में सिर हिला दिया। ये देख के दिनेश की आंखों में आंसू आ गए। दिनेश पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने शरीर में हो रहे दर्द को भी भूल गया। वो लड़खड़ाते हुए शिप के किनारे पर पहुंच गया। वो अपने सामने फैले हुए समुद्र को देख रहा था। उसके मन में कई तरह के थॉट्स ने धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी थी। दिनेश न केवल ध्रुव से लड़ाई में हार गया था, बल्कि ध्रुव से उलझने की बेवकूफी की वजह से उसकी रेपुटेशन भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। अग्रवाल फैमिली को जब ये पता चलेगा कि वो समुद्र के ऊपर हो रही लड़ाई हार गया तो वो शायद दिनेश को डिसोन कर देंगे। उसने अग्रवाल फैमिली में अपनी पोजीशन भी गवा दी थी। फ्यूचर में उसका नाम एशिया के सुपीरियर रैंक के वारिसों की लिस्ट में भी नहीं रहेगा। दिनेश अब और कुछ भी नहीं चाहता था। बस उसकी एक ही ख्वाहिश बची थी। वो चाहता था कि अग्रवाल फैमिली ध्रुव और गिल फैमिली को पूरी तरह से तबाह कर दे। उसे ये भी पता था कि अग्रवाल फैमिली के लिए ध्रुव को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान था। अब दिनेश को ये भी पता चल चुका था कि ध्रुव के सारे वॉरशिप्स फेक हैं। किसी कंट्री के नेवी ने ध्रुव को शिप्स उधार नहीं दिए थे। दिनेश ध्रुव को तबाह करने के तरीकों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी कोई उसके बगल में आके खड़ा हो गया। ये थी उसकी पत्नी ऐश्वर्या। वो क्यों नहीं आ रहे? दिनेश इतना डरा हुआ था कि उसकी आंखें बाहर आने वाली थी। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। मैंने जब पहली बार तुम्हारी फैमिली वालों को कॉल करके तुम्हारी सिचुएशन के बारे में बताया था तो वो बुरी तरह से भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि वो जल्दी से जल्दी तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। मैंने उनसे दोबारा भी कांटेक्ट किया था। जल्दी बताओ क्या कहा उन्होंने? दिनेश ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि जसविंदर उनके पास पहुंच चुका था। ऐसा लग रहा था मानो मृत्यु का देवता उसकी जान लेने आ रहा हो। दूसरी बार बात करते वक्त मुझे तुम्हारी फैमिली वालों का एटीट्यूड थोड़ा अलग लगा। उन्होंने मुझसे कहा कि वो बिजी हैं। ऐश्वर्या की बात सुन के दिनेश बुरी तरह से भड़क गया। बिजी? वहाँ कुछ ऐसा हो रहा है जो यहाँ घट रही घटना से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उन्होंने कहा वो चाय पी रहे हैं। ऐश्वर्या ने हिचकते हुए दिनेश को बताया। ऐश्वर्या की बात सुनकर दिनेश का दिमाग फट गया। चाय पी रहे? क्या इससे भी घटिया एक्सक्यूज कुछ हो सकता है? दिनेश धम से जमीन पर बैठ गया। वो नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, है ना? दिनेश बोलते हुए कांप रहा था। वो पागलों की तरह हंस भी रहा था और अब उसने स्ट्रगल भी करना बंद कर दिया था। ध्रुव आज जितने लोगों को अपने साथ लाया था उनकी संख्या लगभग उतनी ही थी जितनी दिनेश के आदमियों की थी। लेकिन ध्रुव ने स्ट्रैटेजी के लेवल पर दिनेश को मात दे दी थी। ध्रुव के लोगों को देख के पायरेट्स को लगा कि ध्रुव किसी कंट्री की ऑफिशियल नेवी के साथ उनसे लड़ने आ गया है, इसलिए वो डर के मारे वहाँ से भाग गए।
जब उन्हें पता चला कि जिन लोगों को ध्रुव लाया था वो असली नेवी से नहीं थे, तब तक उनके वापस आने में बहुत देर हो चुकी थी। ध्रुव के मेथड बहुत क्रूअल तो हुआ ही करते थे, साथ ही साथ उसकी स्ट्रैटेजी को प्रिडिक्ट कर पाना अपने आप में इम्पॉसिबल काम था। वो एक आर्मी जनरल की तरह प्लान्स बनाता था। दिनेश ने अपना सिर घुमाया और ध्रुव की ओर देखा। वो ऐसे हंस रहा था मानो उसने डेस्टिनी एक्सेप्ट कर ली हो। ध्रुव कुछ नहीं बोला। आज यहाँ मौजूद दिनेश और उसके सभी लोगों को मरना होगा। ये घटना हमेशा के लिए एक रहस्य बन जाएगी। इसके बारे में बस ध्रुव और उसके लोगों को ही पता होगा, जो कि गलती से भी इसका जिक्र किसी से नहीं करेंगे। दिनेश ने ध्रुव को थम्स अप देते हुए कहा, ध्रुव, मैंने आज तक कभी किसी की तारीफ नहीं की है। तुम पहले इंसान हो। देखो, मैं हार गया। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी मौत तुम्हारे हाथों हो रही है। तुम एक बहुत ही डिजर्विंग इंसान हो। दिनेश अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। उसने ध्रुव के थ्रू लाए गए शिप्स पर नजर डालते हुए ध्रुव से पूछा, तुमको ये सब एक्टर्स कहाँ से मिले? ध्रुव के थ्रू बुलाए गए लोग भी नेवी के ऑफिसर्स होने का अच्छा नाटक कर रहे थे। उन लोगों के लिए एक बैटलफील्ड के अंदर आना बहुत ही बड़ी बात थी। उन्हें अच्छे से पता था कि वो ध्रुव के कहने पर जो कर रहे हैं उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। ये सब साफ साफ पता होने के बावजूद वो लोग ध्रुव के लिए जान देने को तैयार क्यों थे? तुम जान के क्या ही करोगे अब? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए दिनेश से पूछा, देखो, तुम्हारा मन हो तो बता दो, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि तुमने एक बहुत ही एक्सेप्शनल काम किया है उनके साथ। दिनेश को पता था कि ध्रुव अपने पत्ते कभी नहीं खोलेगा। उसे अब तक लगता रहा था कि ध्रुव इतना कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि जतिन उसके साथ है। ये जतिन और फ्रांस के लोग ही थे जो अग्रवाल फैमिली से छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए ध्रुव अग्रवाल फैमिली को हराने के लिए अश्योर्ड था। अब ऐसा लग रहा था कि ध्रुव ने जो किया उसका जतिन से कोई लेना देना नहीं था। जतिन ध्रुव की केवल लैंड के ऊपर ही मदद करने में कायम था। उसका कोई बस समुद्र में नहीं चलने वाला था। इसका मतलब था कि ध्रुव ने जो कुछ भी किया अपने दम पर किया। तुम और कुछ कहना चाहते हो? ध्रुव ने दिनेश से पूछा। दिनेश ध्रुव की बात सुन के सिहर गया। क्या ध्रुव उससे उसकी आखिरी इच्छा जानना चाह रहा था? अब जब दिनेश ने सब कुछ खो ही दिया था तो उसने एक आखिरी रिस्क लेने के बारे में सोचा। क्या तुम मुझे जिंदा रहने का एक मौका दे सकते हो? दिनेश ने हिचकते हुए ध्रुव से पूछा। बाकी चाहे जो कुछ भी मांग लो मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ मौजूद एक भी आदमी को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। ध्रुव ने नाम में सिर हिलाते हुए दिनेश से कहा। वो बहुत ही सीरियस लग रहा था। दिनेश ने एक लंबी आह भरी। वो साफ साफ जानता था कि वो अब और जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी ध्रुव के मुंह से ये बात सुन के उसे राहत महसूस हुई। मुझे नहीं पता कि अग्रवाल फैमिली मुझे बचाने क्यों नहीं आई, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं इस हालत में वापस गया तो अग्रवाल फैमिली मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। दिनेश एक हारे हुए सेनापति की तरह लग रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि उसका एंड नजदीक आ चुका है। ध्रुव कुछ नहीं बोला। दिनेश की जीने की इच्छा ही मर चुकी थी, लेकिन मरने से पहले उसे ध्रुव का एक और काम करना था। ध्रुव ने तेजा को इशारा किया। तेजा ने कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ पेपर्स लाके दिनेश के सामने रख दिए। इन पेपर्स पर साइन कर दो, ध्रुव ने दिनेश से कहा। दिनेश ने पेपर्स पर नजर डाली तो वो चौंक गया। इन पेपर्स पर साइन क्यों चाहिए तुम्हें? दिनेश की बात सुनकर ध्रुव को हंसी तो आई, लेकिन साथ ही साथ वो इरिटेटेड भी लग रहा था। तुम चाहे मौत के कितना भी करीब पहुंच जाओ, लेकिन ये तुम्हारी क्वेश्चन पूछने की आदत नहीं जाएगी ना। लेकिन ये सारी फैक्ट्रीज अब फंक्शनल नहीं है। दिनेश ने पेपर्स की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से कहा। ध्रुव चाहता था कि दिनेश अग्रवाल फैमिली की बंद पड़ी फैक्ट्रीज ध्रुव के नाम कर दे। दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि कोई आखिर ऐसा क्यों चाहेगा। ये फैक्ट्रीज तुमको किसी भी तरह से बेनिफिट नहीं करने वाली हैं, बल्कि तुमने अगर इन्हें रीस्टार्ट करने की कोशिश की तो तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान जरूर हो जाएगा। हालांकि दिनेश की सलाह बिल्कुल ठीक थी, लेकिन फिर भी ध्रुव को उसकी बात सुन के गुस्सा आ गया। तुमसे किसी ने सलाह मांगी है क्या? तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो। ध्रुव की बात सुन के दिनेश ने कंधे उचकाए और कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स पर साइन कर दिया। मुझे बस उनमें से एक फैक्ट्री से ही मतलब है। ध्रुव ने दिनेश को बताया। तुम्हारा जो मन हो वो करो। ध्रुव को ऐसा कहकर दिनेश ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को पास आने का इशारा किया। दिनेश और ऐश्वर्या कुछ कदम चलकर शिप के किनारे तक गए और उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। ऐसा करना दूसरों के हाथों मरने से तो बेटर था। समुद्र पर भयंकर युद्ध अभी भी जारी था। दिनेश और उसकी पत्नी के जाने के बाद वहाँ पर पायरेट्स का कोई भी लीडर नहीं बचा था। भले ही उन्हें पता था कि ध्रुव के वॉरशिप्स असली नहीं थे, फिर भी उनकी ध्रुव के लिए कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं हुई। 2 घंटे बाद आखिरकार लड़ाई खत्म हो ही गई। हमें काफी टाइम लग गया सबको फिनिश करने में। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम होगी क्या? ध्रुव ने देखा कि समुद्र में शिप के टुकड़े डूब रहे हैं। वो पीछे मुड़ा और जसविंदर को अपने पीछे चलने का इशारा किया। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने मिलिट्री सैटेलाइट ब्लॉक कर दिए थे। जसविंदर ने सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा। जसविंदर के अलावा
ऐसा इंसान ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जो ऐसा काम कर सके। ध्रुव नहीं चाहता था कि समुद्र के ऊपर हुए इस युद्ध की कोई भी जानकारी लीक हो। वो ये जान के खुश था कि जसविंदर ने सारे प्रिकॉशंस ले लिए थे। ध्रुव ने मानवीर को ऑर्डर देते हुए कहा, सिग्नल को अनब्लॉक करो और कुछ जर्नलिस्ट से कांटेक्ट करो। उन्हें बताओ कि फिशरमैन और पायरेट्स की नावें आपस में टकरा गईं और उनके बीच हुए झगड़े में कई लोग मारे गए। मानवीर ध्रुव की मैच्योरिटी देख के इम्प्रेस था। इतनी कम उम्र में ऐसी मैच्योरिटी होना बहुत रेयर था। मानवीर को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मामला सचमुच खत्म हो गया था। क्या अग्रवाल फैमिली ने अपने एक मेंबर को चुपचाप सैक्रिफाइस कर दिया था? थोड़ी देर बाद रेस्क्यू बोट समुद्र में तैरती हुई दिखाई दे रही थी। समुद्र के ऊपर कुछ हेलीकॉप्टर्स उड़ रहे थे। ध्रुव के आयरलैंड लौटने से पहले जतिन ने उसे कॉल किया। मिस्टर गिल, क्या आप ठीक हैं? आप कहाँ हैं? कॉन्फ्रेंस का क्या करना है? जतिन ने क्यूरियोसिटी से पूछा। मैं ठीक हूँ। मैं समुद्र के रास्ते से घर जा रहा था, लेकिन दिनेश ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। ध्रुव ने जतिन को बताया। ये सुनकर जतिन को ध्रुव की सेफ्टी के बारे में चिंता होने लगी। मिस्टर गिल, आप सच में ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। दिनेश का क्या हाल है? वो मर चुका है। ध्रुव की बात सुन के जतिन एक मोमेंट के लिए चुप हो गया। फिर उसने ध्रुव से पूछा, क्या वो पायरेट्स द्वारा मारा गया? खैर, वो ये डिजर्व भी करता था। ध्रुव ने जतिन की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने गाना गुनगुनाते हुए फोन काट दिया। आखिरकार हम कटौता वापस जा सकते हैं। ध्रुव ने गहरी सांस लेकर अपने साथियों से कहा। बोट के सोफे पर लेटते समय ध्रुव को आराम महसूस हुआ। दूसरी ओर वो औरत जो ध्रुव को इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से बाहर ले गई थी, अपने विला के लॉन में बैठी हुई थी। उसके बटलर ने उसे आकर बताया कि दिनेश मारा जा चुका है। बटलर ये न्यूज देते वक्त बहुत ही एजिटेटेड लग रहा था, लेकिन उसके उलट औरत पूरी तरह से शांत थी। उसे ध्रुव ने मारा है ना? औरत ने कामली बटलर से सवाल किया। हाँ, ये काफी बड़ी न्यूज है ना। दिनेश जैसे इंसान को मारना, वो भी एक लड़के के लिए। दिनेश के पास ऐश्वर्या और उसके पिता का सपोर्ट था। उसके पिता एक पायरेट हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ हराना लगभग इम्पॉसिबल है। बटलर एक्सपेक्ट कर रहा था कि औरत उसकी बात सुनकर एक्साइट हो जाएगी, लेकिन औरत अभी भी पूरी तरह से शांत बैठी हुई थी। ये सब नॉर्मल है। नॉर्मल? औरत की बात सुनकर बटलर हैरान रह गया। इतने सारे पावरफुल लोगों को एक साथ हराना नॉर्मल कैसे हो सकता है? बटलर को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ध्रुव ने ये जादू किया कैसे। बटलर ने अचानक से औरत की ओर देखा और पूछा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस में नहीं गई थी? ऐसा लग रहा था जैसे बटलर ने जरूरत से ज्यादा ही सोच लिया था। उसने औरत की ओर देखा और पूछा, क्या आप उसका टेस्ट लेने की कोशिश कर रही हैं? बटलर की आवाज में हेजिटेशन साफ झलक रहा था। औरत ने सिर हिलाया और बटलर से कहा, ये कोई टेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ कि क्या उस आदमी ने ध्रुव की मेंटोरशिप करके गलती तो नहीं की। क्या ध्रुव इसके लायक भी है? मैं नहीं जानती कि ध्रुव ने ये कैसे किया, लेकिन सच तो यही है कि निहाल उसका मेंटोर है, इसलिए उसमें ऐसा करने की कैपेबिलिटी होनी ही चाहिए। इसके बाद बटलर की उस औरत से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। वो ज्यादा कुछ तो नहीं जानता था, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि उसकी मैडम और निहाल के बीच कुछ हिस्ट्री तो रही है। यूजुअली उसकी मैडम जल्दी किसी को प्रेज नहीं करती थी, लेकिन निहाल के बारे में उनका ओपिनियन बहुत ही अच्छा था। औरत तो यहाँ तक मानती थी कि अगर निहाल किसी बड़ी फैमिली का मेंबर होता तो वो कुछ ही समय में दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान बन जाता। आखिर क्या है इन दोनों के बीच की हिस्ट्री? ये सवाल बटलर के मन को कुरेद रहा था, लेकिन हमेशा की तरह उसकी ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं हुई। दूसरी ओर अग्रवाल फैमिली के घर में हरमन अपनी चाय खत्म कर चुका था। उसने कप मेज पर रख दिया। चाय उतनी टेस्टी नहीं बनी थी, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है। तुम लोगों के घर का पानी ही घटिया है। अगली बार आऊं तो पानी चेंज मिलना चाहिए। घर के मीटिंग हॉल में बैठे लोगों को पता था कि हरमन फालतू की बात कर रहा है, फिर भी किसी ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। अग्रवाल फैमिली के मेंबर्स बहुत गुस्से में लग रहे थे। हरमन उनके गुस्से से जलते हुए चेहरों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वैसे आप लोग चाहें तो चाय पिलाने के लिए आप मुझे थैंक्स बोल सकते हैं। वैसे थैंक्स ना भी बोलें तो चलेगा, क्योंकि चाय का टेस्ट उतना भी अच्छा नहीं था। हरमन ने अग्रवाल फैमिली के मेंबर्स का मजाक उड़ाते हुए कहा। अभी भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मेंबर्स की चुप्पी ही उनके गुस्से को एक्सप्रेस कर रही थी। किसी की मौत हो गई है क्या? हमने मौन किसके लिए रखा हुआ है? अगर आप लोग मुझे बता देंगे तो मैं भी मौन रख लूंगा। हरमन को लग रहा था कि वो लिमिट क्रॉस कर रहा है। अग्रवाल फैमिली के लीडर ने घूर के हरमन की तरफ देखा। गुस्से की वजह से लीडर की आंखों में आंसू आ गए थे। हरमन मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ के चला गया। अग्रवाल फैमिली के मेंबर्स ने हरमन के घर से निकल जाने का इंतजार किया। फिर एक बुजुर्ग चिल्लाते हुए लीडर से बोला, ये क्या हो रहा है? वो अकेला नहीं था।
फैमिली के सभी बुजुर्ग गुस्से में थे। भले हरमन गिल फैमिली से था, लेकिन उन्हें इस तरह से धमकाया नहीं जा सकता था। मुखिया का चेहरा पीला पड़ा हुआ था। ये आदमी हमारी पहुंच के बाहर है। उसने एक दिन के अंदर मिडिल ईस्ट में तेल की कीमतें बढ़ा दी थी। अग्रवाल फैमिली के लीडर ने केवल ये सेंटेंस कहा। अगर हम उसे मात देते हैं तो हमें तेल की बढ़ती कीमतों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुजुर्ग ने अग्रवाल फैमिली के लीडर से कहा। उसे पता था कि दिनेश की बेवकूफी की वजह से अग्रवाल फैमिली को बहुत सारे पैसों का नुकसान होने वाला था। दिनेश को मरना ही था। वो कैसे मरा, उसे किसने मारा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। फैमिली के लीडर ने अपनी मुट्ठी बंद की और हाथ को मेज पर पटक दिया। फिर उसने वहाँ मौजूद कुछ मेंबर्स को ऑर्डर देते हुए कहा, इसको इन्वेस्टिगेट करो, साथ ही पता लगाओ कि इस हरमन ने दुनिया में कहां कहां इन्वेस्ट कर रखा है। अग्रवाल फैमिली हार नहीं सकती। अग्रवाल फैमिली के सभी मेंबर्स ने एक साथ हाँ कहा। अग्रवाल फैमिली के मेंबर्स एक्साइटेड महसूस कर रहे थे। उन्हें आसानी से इंसल्ट नहीं किया जा सकता था। हरमन के जाने के ठीक बाद एक बुजुर्ग का सेल फोन बजा। ठीक उसी समय घर के दरवाजे पर एक प्राइवेट जेट रुका। जेट में से एक आदमी उतरा। उतरने वाला आदमी कोई और नहीं था बल्कि गिल फैमिली का एक मेंबर था। ये वही मेंबर था जिसे अनिका ने ध्रुव की मदद के लिए कॉल किया था। थोड़ी देर में वो आदमी अग्रवाल फैमिली के मीटिंग हॉल में पहुंच गया। उसको देखकर मीटिंग हॉल के अंदर बैठे हुए अग्रवाल फैमिली के मेंबर्स खड़े हो गए। आदमी ने मेंबर्स को बैठने का इशारा किया। मैं आप लोगों से यहाँ एक एहसान मांगने आया हूँ। आदमी की बात सुन के अग्रवाल फैमिली का लीडर चौंक गया। गिल फैमिली का मेंबर होने के बावजूद आदमी अग्रवाल फैमिली से मदद क्यों मांग रहा था? क्या वो ध्रुव के खिलाफ कोई साजिश रच रहा था? आप पावरफुल गिल फैमिली से हैं। हालांकि हम दोनों की फैमिलीज दुनिया के टॉप 10 फैमिलीज में आती है, लेकिन हम बिल्कुल भी सेम लीग में नहीं हैं। आपको हमारी मदद की जरूरत क्यों है? अग्रवाल फैमिली के लीडर ने आदमी से कहा। आदमी गिल फैमिली का मेंबर था। मैं चाहता हूँ कि आप एक इंसान को जाने दो। कौन है वो इंसान? ध्रुव। ये सुनते अग्रवाल फैमिली के लीडर का चेहरा काला पड़ गया। क्या तुम यहाँ हमारा मजाक उड़ाने आए हो? लीडर ने गुस्से में अपना हाथ मेज पर पटक दिया। ये बात सही थी कि अग्रवाल फैमिली अब गिल फैमिली को चैलेंज करने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्हें धमकाया जाना आसान था। जब गिल फैमिली के मेंबर ने अग्रवाल फैमिली के लीडर का रिएक्शन देखा तो वो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। जब उसने अपने फोन पर आया हुआ एक मैसेज देखा, उसे पता चला कि ध्रुव जीत गया है, तो उसे एहसास हुआ कि उसे असल में इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए था। वो काफी लेट हो चुका था। ध्रुव ने आखिर ये किया कैसे? उसके मन में भी ये सवाल घूम रहा था। दूसरी ओर समुद्र से लौटने के बाद ध्रुव सबसे पहले अनिका के होटल गया। उसे ये देखकर अच्छा लगा कि शगुन पूरी तरह से ठीक थी। होटल में कोई भी शगुन से मिलने नहीं आया था। ध्रुव ने रूम के दरवाजे पर मौजूद गार्ड्स को वहां से जाने के लिए कहा। जब उसने शगुन को देखा जो कि बिस्तर पर रस्सी से बंधी हुई लेटी थी, तो उसे बहुत परेशानी महसूस हुई। मुझे दुख है कि मैंने तुम्हारी देखभाल नहीं की। ध्रुव को यकीन था कि दिनेश के पास सच में कोई एंटीडोट नहीं था। उसने ध्रुव से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की होगी। जल्दी से ठीक हो जाओ। ध्रुव ने शगुन के माथे को छूते हुए कहा। उसके ऐसा करते वक्त शगुन की बड़ी बड़ी आंसुओं से भरी आंखें ध्रुव पर टिकी हुई थीं। उसकी आंखों में ध्रुव को होप दिख रही थी। उसे थोड़ी सी खुशी महसूस हुई। ध्रुव को याद आया कि दिनेश ने उससे कहा था कि शगुन तब तक ही नॉर्मली बिहेव करेगी जब तक कि उसकी बॉडी सैटिस्फाइड रहेगी। ध्रुव ने शगुन की रस्सी खोलते हुए कहा, मैं वापस आ गया हूँ। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हम दोनों फ्रांस वापस चलेंगे। जैसे ही शगुन की बॉडी पर बंधी हुई रस्सी खुल गई और वो आजाद हो गई, उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद ध्रुव को नहीं थी। अगले ही पल शगुन ने सीधे ध्रुव को बिस्तर पर पटक दिया। ध्रुव हैरान रह गया। शगुन को नशा किए हुए कई दिन हो गए थे। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि सिल्वी ने आखिर अपनी बेटी को कितना ड्रग दे दिया था। होटल में कुछ प्लेजर साउंड्स के बाद ध्रुव का शरीर पसीने से लथपथ पाया गया। ध्रुव कुछ देर तक आराम करने के बाद बिस्तर पर लेट गया। इसके बाद उसने शगुन के साथ शावर लिया। नहाने के बाद ध्रुव शीशे के सामने अपने बाल सुखा रहा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। कमरे की चाबी केवल 3 लोगों के पास थी। शायद ये अनिका ही होगी। ध्रुव ने मन ही मन सोचा। ध्रुव ने कुछ भी नहीं पहना हुआ था और वो अपने शरीर को तौलिए से ढकना चाहता था, लेकिन अनिका ने बहुत तेजी से दरवाजा खोल दिया। उसने ध्रुव का मजबूत शरीर देखा। ध्रुव के शरीर की हर मसल बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। अनिका को समझ में आ गया कि ध्रुव ने थोड़ी देर पहले शगुन के साथ क्या किया है। तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो, अनिका ने आंखों ही आंखों में ध्रुव से कहा। अनिका को ध्रुव के ऊपर गुस्सा आ रहा था। ध्रुव को लग रहा था कि अनिका उसके ऊपर फट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने ध्रुव को गले लगाया और जोर जोर से रोने लगी। इडियट कहीं के, तुम्हें पता है कि मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। अनिका ध्रुव की बाहों में बाहें डालकर रो रही थी। तुम रो क्यों रही हो? ध्रुव ने अनिका से पूछा। मुझे लगा था कि तुम कभी वापस नहीं आओगे।
अनिका की बात सुन के ध्रुव को हंसी आ गई। अरे आज तक कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो मुझे नुकसान पहुंचा सके। ध्रुव वापस आते ही शगुन से मिलने आया था। अनिका इस बात से नाखुश थी। वैसे ध्रुव का ऐसा करना बनता था क्योंकि शगुन ध्रुव की गर्लफ्रेंड थी। शगुन को क्या हुआ है? हम उसे यहाँ के सबसे अच्छे डॉक्टर से ट्रीट क्यों नहीं कराते? अनिका ने शगुन की तरफ देखते हुए कहा। उसने फाइनली रोना बंद कर दिया था। टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूंगा। नॉर्मल दवा अब शगुन को ठीक नहीं कर पाएगी। उसे ठीक करने के लिए ध्रुव को उसको वापस फ्रांस ले जाना पड़ेगा। वो हमें बात करते हुए सुन सकती है? अनिका ने टेंस होकर ध्रुव से पूछा। वो शगुन की तरफ देख रही थी। ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब तक ड्रग का इन्फ्लुएंस रहता है तब तक उसे कुछ समझ नहीं आता है। मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि आखिर सिल्वी ने उसे कितना सारा ड्रग दे दिया था। कोई माँ आखिर ऐसा कैसे कर सकती है? अनिका मुझे एक बात बताओ, तुम कभी अपने बारे में बात क्यों नहीं करती हो? मैंने आज तक तुमको कभी अपने माता पिता का जिक्र करते हुए नहीं सुना। अनिका ने अपना सिर घुमा लिया और ध्रुव को इग्नोर कर दिया। जाहिर है वो इस टॉपिक को एंड करना चाहती थी। आखिर अनिका अपने माँ बाप के बारे में बात क्यों नहीं करती थी? ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं अब और नहीं पूछूंगा। वैसे मैं चाहूँ तो इसका पता बहुत आसानी से लगा सकता हूँ। ध्रुव ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अनिका से कहा। बकवास मत करो। अनिका ने ध्रुव को डांटते हुए कहा। वो काफी देर से एक चीज ऑब्जर्व कर रही थी। ध्रुव के बैग में रखा हुआ उसका फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। ध्रुव ने एक बार भी फोन नहीं उठाया था। वो बार बार फोन काट रहा था। आखिर कौन था जो ध्रुव को फोन किए ही जा रहा था? अनिका को पता था कि ध्रुव उसे कॉलर का नाम नहीं बताएगा, तो फिर उसका पूछना बेकार ही था। अगले 3 दिनों तक ध्रुव शगुन के साथ होटल में ही रहा। अनिका को तो डाउट हो रहा था कि ध्रुव ने ही शगुन को ड्रग दिया था, क्योंकि ध्रुव और शगुन का ज्यादातर समय बिस्तर पर ही बीतता था। एक शाम को जब अनिका होटल से अपने घर जा रही थी, एक मर्सिडीज उसके पास आके रुकी। कार के अंदर बैठे हुए इंसान को देखकर अनिका दुखी हो गई। अनिका बिना रुके आगे बढ़ती जा रही थी। मर्सिडीज भी धीरे धीरे उसके बगल में चलने लगी। थोड़ी दूर चलने के बाद अनिका रुक गई। उसने मुड़कर कार के अंदर बैठे हुए आदमी से कहा, बहुत हो गया तुम्हारा। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कार में बैठा आदमी कम से कम 50 साल का था। आदमी कार से बाहर निकलकर अनिका के पास आ गया। अनिका, मैंने तुम्हारा काम कर दिया था। मैं पर्सनली अग्रवाल फैमिली से मिलने भी गया था। अनिका के सामने खड़ा इंसान गिल फैमिली का मेंबर था, जो कुछ दिन पहले अग्रवाल फैमिली से मिलने गया था। तुमने जो कुछ किया वो बहुत अच्छा किया। अब क्या चाहते हो तुम, कि मैं तुम्हें थैंक यू बोलूं? अगर तुम ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। मेरे ह्यूमन राइट्स को थोड़ा सा रिस्पेक्ट दो और अब मेरा पीछा करने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मुझे पुलिस को बुलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अनिका ने आदमी को वार्निंग देते हुए कहा। आदमी पर अनिका की वार्निंग का रत्ती भर भी असर नहीं हुआ, बल्कि वो अनिका के और भी ज्यादा करीब आके खड़ा हो गया। अनिका ने 2 कदम पीछे की ओर लिए। आदमी ने हाथ बढ़ा के अनिका का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अनिका के हाथों को सहलाते हुए आदमी ने उससे पूछा, क्या तुम अभी तक मुझ पर गुस्सा हो? बताओ मैं ऐसा क्या करूं कि जिससे कि तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए? इसका मतलब ये है कि तुमने ध्रुव को गिल फैमिली का वारिस मान लिया है? आदमी ने अनिका को घूरते हुए पूछा। अनिका ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनिका की इस हरकत की वजह से आदमी इरिटेट हो गया था। अभी तक वो अनिका के जिस हाथ को सहला रहा था, उसने वही हाथ झटक कर खुद से दूर कर दिया। मैंने भी तो तुम्हें अपना असिस्टेंट बनने के लिए कहा था, तब तो तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हुई थी। उस ध्रुव ने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया है? आदमी के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। मुझ पर कोई जादू नहीं हुआ है। तुम ही शायद जेलसी की वजह से अंधे हो गए हो। ध्रुव तुमसे 100 गुना बेहतर है। इनफैक्ट तुम्हें तो ध्रुव को सेफ रखने में मेरी मदद करनी चाहिए। वो गिल फैमिली का वारिस है। अनिका ने आदमी को जवाब दिया। उसकी आंखों में ध्रुव के लिए प्राउडनेस साफ देखी जा सकती थी। उस स्टूपिड लड़के ने क्या किया है, इस बात का तुम्हें कुछ आइडिया भी है? दिनेश से डील करने के लिए इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? दिनेश के चक्कर में उसने पूरी अग्रवाल फैमिली से झगड़ा मोल ले लिया है। ये लड़का बहुत लापरवाह है। तुम उसके पिता हरमन को जानती हो ना? 10 दिन पहले उसे गिल फैमिली से निकाल दिया गया है। आदमी ने अनिका से कहा। ऐसा बोलते वक्त उसका चेहरा सीरियस लग रहा था। अनिका का चेहरा तमतमा गया। क्या गिल फैमिली पागल हो गई है? उन्होंने हरमन को निकाल दिया था। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अनिका ने आदमी से पूछा। क्या उन्हें पता भी था कि हरमन असल में है कौन? वो एक ऐसा इंसान था जिसे गिल फैमिली से तब तक नहीं हटाया जा सकता था जब तक कि वो खुद ऐसा न चाह ले। फाइनल अप्रूवल अभी होना बाकी है। एक बार अप्रूवल हो जाएगा तो हरमन के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जब हरमन के खिलाफ एक्शन होगा तो इसका इम्पैक्ट ध्रुव पर भी पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि असिस्ट करने के लिए तुम कोई दूसरा वारिस ढूंढ लो। आदमी ने अनिका को सलाह देते हुए कहा। एक और बात का खास ख्याल रखना,
मैंने अभी तुम्हें जो कुछ भी बताया है वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खासकर ध्रुव को। मैं नहीं बताऊंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद अनिका मुड़ी और वहाँ से चली गई। वो बेहद टेंस थी। हरमन को निकाल दिया गया था। ये कैसा मजाक है? कोई भी फैमिली 1 सेकंड के अंदर हरमन को अपना मेंबर बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। अनिका को हरमन के निकाले जाने की कोई भी वजह समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसे ये भी पता था कि वो आदमी उससे झूठ नहीं बोलेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि हरमन बहुत पावरफुल था और उसकी पावर से गिल फैमिली को ही खतरा होने लगा था? अगर गिल फैमिली सच में उससे छुटकारा पाना चाहती है तो वो और क्या क्या कर सकती है? अनिका को इस क्वेश्चन का जवाब अच्छे से पता था। वो इस बारे में सोच के ही सिहर उठी थी। वो जानती थी कि गिल फैमिली हरमन की पूरी फैमिली को मार डालेगी और वो कोई ट्रेस भी पीछे नहीं छोड़ेंगे। जैसे अनिका को इस बारे में पता चला, वो तुरंत ध्रुव के होटल की तरफ निकल गई। दूसरी तरफ अस्पताल में निहाल के वार्ड में वो औरत लगभग हर दिन नर्स की ड्रेस पहन कर आती थी। वो निहाल को बताती थी कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था। ये वही औरत थी जो ध्रुव को इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से बाहर लेकर गई थी। ध्रुव की वजह से हमें बहुत प्राउड फील हुआ, यहाँ तक कि हम ये भी पता नहीं लगा सके कि दिनेश से डील करने के लिए वो इतने सारे लोग कहाँ से लाया था। मैंने चेक किया है और पाया है कि दुनिया भर की नेवीज उस दिन शामिल नहीं थी। उस औरत ने निहाल को बताया, इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस भी एंड होने वाली है। तुम्हारा सेक्रीफाइस ध्रुव के काम आया। ध्रुव कॉन्फ्रेंस का विनर बन गया। औरत ने निहाल की तारीफ करते हुए कहा, तुम दूसरों का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हो। क्या ये बच्चा इतना ख्याल रखने लायक भी है? औरत की बात सुन के निहाल के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे उस बच्चे का बाप भी एक प्रॉब्लम में फंस गया है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदद के बिना वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाएगा। मैंने सुना है कि गिल फैमिली ने एक टॉप लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज की है। मुझे नहीं पता कि मीटिंग में एग्जैक्टली क्या डिस्कस हुआ था, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि डिस्कशन हरमन के बारे में था। अगर हरमन को कुछ हुआ तो उसका इम्पैक्ट ध्रुव पर जरूर पड़ेगा। औरत अपनी बात कहकर अस्पताल से चली गई। बहुत दिनों बाद निहाल के माथे पर चिंता की लकीरें खिंचाई थी। दूसरी ओर अनिका वापस होटल पहुंच चुकी थी। वो इतनी घबराई हुई थी कि वो ये भी भूल गई कि उसके पास चाबी है। उसने गेट नॉक करना शुरू कर दिया। कई बार खटखटाने के बाद ध्रुव ने अंदर से दरवाजा खोला। क्या हुआ यार, तुम कुछ भूल गई थी क्या? ध्रुव ने अनिका को सरप्राइज होकर देखा। अनिका के दिमाग में उस आदमी द्वारा कहे गए वर्ड्स गूंज रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ध्रुव को थ्रेट के बारे में बताए या नहीं। अगर उसने ऐसा किया तो कुछ ही दिनों में गिल फैमिली को इस बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद फैमिली ध्रुव, अनिका और उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। नहीं, कुछ नहीं। अनिका ने अपना सिर खुजलाया और ध्रुव से कहा, जतिन ने तुम्हें आज रात के डिनर में शामिल होने के लिए कहा था, भूल मत जाना। मुझे याद है मिस अनिका, तुमने बाहर जाने से पहले ही मुझे एक बार बताया था। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा। उसकी बात सुन के अनिका ने मुंह बना लिया। क्यों? क्या मैं तुम्हें दोबारा याद नहीं दिला सकती? ध्रुव ने अपने कंधे उचकाए और कहा, बेशक तुम ऐसा कर सकती हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अब और भी ज्यादा चिड़चिड़ी होती जा रही हो। तुम? अनिका ने अपनी मुट्ठी भींच ली और ध्रुव की छाती पर मुक्का मारा। मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहती। मैं अब जा रही हूँ। आज रात डिनर में मिलते हैं। ये कह के अनिका वहाँ से जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन अभी वो कुछ ही कदम चली थी कि अचानक वो मुड़ी और दौड़ के ध्रुव के पास वापस आ गई। उसे अब किसी चीज की परवाह नहीं थी। ध्रुव, गिल फैमिली तुम्हारे फादर से छुटकारा पाना चाहती है। अनिका ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा। तो तुम मुझे ये बताना चाहती थी? ध्रुव का कैजुअल रिएक्शन देखकर अनिका चौंक गई। ये कोई छोटी बात है? अनिका ने गुस्से से ध्रुव को देखा। ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन मैं ये लंबे समय से जानता हूँ। वैसे बेहतर होगा कि तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे कि तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बात सुन के अनिका का शरीर कांप उठा। फिर उसने हैरानी भरी नजरों से ध्रुव की ओर देखा। वो इमेजिन नहीं कर पा रही थी कि ध्रुव अपने मन में क्या प्लान बना रहा है। ओह ठीक है, आज रात को डिनर पर मिलते हैं। अनिका ये कहकर वहाँ से निकल गई। निहाल को देखने के लिए अस्पताल जाने से पहले ध्रुव पूरी सुबह सूता रहा। फिर वो बेदी फैमिली के घर गया। आज घर में सिर्फ पारस ही था। जैसे ही ध्रुव घर में दाखिल हुआ, उसने देखा कि पारस ने ऑलरेडी उसके लिए टी रेडी की हुई है। वो बहुत एक्साइटेड लग रहा था। आओ बैठो। ध्रुव, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से देखा भी नहीं है। ध्रुव पारस की बात सुन के मुस्कुरा दिया। थैंक यू मिस्टर बेदी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे लिए यहाँ ज्यादा देर तक न रुकना ही बेहतर होगा। ध्रुव ने चाय का एक घूंट लेने के बाद कहा, चिंता मत करो, मेरी पत्नी आज घर पर नहीं है। वो अपने भाई की इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड चीजों से डील करने में मदद कर रही है। वो कतई वापस नहीं आएगी। कोई प्रोग्रेस हुई है? ध्रुव ने उत्सुकता से पूछा। नहीं, वैसे तो बेदी फैमिली के लिए इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने का ही कोई मतलब नहीं है। ऊपर से उसने अपनी सेल्फिशनेस की वजह से जतिन को भी नाराज कर दिया था।
खैर छोड़ो ये सब, अब वैसे भी कुछ नहीं किया जा सकता। चलो अब उसके बारे में बात ना करके चुपचाप चाय पी जाए। पारस इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। मिस्टर बेदी, मैं आपको शगुन के बारे में बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने शगुन का इलाज कराने के लिए बहुत सारे डॉक्टर ढूंढे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मैंने उसे अपने साथ फ्रांस वापस ले जाने का फैसला किया है। ध्रुव ने पारस को बताया। पारस के एक्सप्रेशन देखकर ये साफ साफ समझ आ रहा था कि वो नहीं चाहता था कि ध्रुव शगुन को अपने साथ ले जाए, लेकिन फिर भी थोड़ी देर तक हेसिटेट करने के बाद उसने ध्रुव से कहा, ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो। वैसे जब तुम लोग सेटल हो जाना तो शगुन से कहना कि वो अपनी माँ को तुरंत बुला ले। जहाँ तक उसकी माँ की बात है, उसने जो कुछ भी किया उसका बुरा मत मानना। ध्रुव ने हाँ में सिर हिलाया। वो थोड़ी देर तक पारस से बातचीत करता रहा। बातें करते हुए वो दोनों खुश लग रहे थे। खाना खाने के बाद ध्रुव बेदी फैमिली के घर से निकल गया। ध्रुव बाहर आके अपनी कार में बैठ गया। वो हरमन को फोन करने से पहले बहुत देर तक सोचता रहा। एंड में उसने फोन कनेक्ट कर ही दिया। बेटा क्या बात है? अग्रवाल फैमिली के घर से बाहर आने के बाद से हरमन के चेहरे पर सुकून के भाव साफ देखे जा सकते थे। पापा, क्या आप अग्रवाल फैमिली के घर गए थे? ध्रुव ने हरमन से पूछा। हरमन एक सीधा साधा आदमी था, इसलिए उसने तुरंत आंसर दिया। उनके घर में पानी की क्वालिटी सच में अच्छी नहीं है। चाय से यूरिन जैसी स्मेल आ रही थी। हरमन ने ध्रुव से ऐसे कहा मानो वो कोई बहुत ही नॉर्मल बात कह रहा हो। अपने पिता की बात सुनकर ध्रुव हैरान रह गया। क्या उसके पिता का अग्रवाल फैमिली के घर जाने के पीछे का पर्पस केवल चाय पीना था? वैसे ध्रुव को इस बारे में और डिटेल्स नहीं चाहिए थी। पापा, क्या आप जानते हैं कि गिल फैमिली आपके पीछे पड़ने वाली है? ध्रुव ने हरमन से पूछा। हरमन ने ये वर्ड सुन के शांति से सिर हिलाया और कहा, मुझे पता है। ये सब जानते हुए भी आप अग्रवाल फैमिली के पास जा रहे हैं? मुझे आपकी बात कुछ समझ नहीं आ रही है। ध्रुव ने हैरानी से अपने पापा से पूछा। तो क्या? हरमन ने धीरे से ये 2 शब्द कहे, लेकिन उसके शब्द पावर से भरे हुए थे। उसके लहजे से लग रहा था कि वो जानता था कि गिल फैमिली लंबे समय से उससे निपटना चाह रही थी। क्या वो सच में ऐसा करने की हिम्मत करेंगे? ध्रुव हैरान था। उसके पिता को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सीरियस नहीं है, लेकिन साथ ही ध्रुव को उसके पिता सीक्रेटिव और मिस्टीरियस भी लग रहे थे। ठीक है, मैं समझ गया। ध्रुव ने सिर हिलाया। उसे बहुत राहत महसूस हो रही थी। इसके अलावा मैं अपने बेटे को चोट पहुंचाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो मैं अग्रवाल फैमिली को तुमको चोट कैसे पहुंचाने दे सकता हूँ? ये कहते हुए हरमन हंस रहा था। अपने पिता की बात सुन के ध्रुव को अपने बचपन की याद आ गई। हालांकि ध्रुव की फैमिली को गिल फैमिली ने टारगेट किया था और इसकी वजह से उन्हें झुग्गियों में भी रहना पड़ा था। उसके पिता का उसके और उसकी माँ के लिए प्यार कई फैमिलीज की तुलना में कहीं ज्यादा था। मैं इसे खुद हैंडल कर सकता हूँ। नहीं, तुम नहीं कर सकते। अगर मैं इन्वॉल्व नहीं होता तो अग्रवाल फैमिली पक्का अपने लोगों को तुमसे लड़ने भेजती। या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारी किसी एक्शन पर कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे? ध्रुव को पता था कि उसके पापा सच बोल रहे हैं। उसने अपने पापा से कुछ देर और बात करने के बाद फोन काट दिया। फोन रखने के बाद ध्रुव जतिन के डिनर में गया। ध्रुव ने थोड़ा बहुत खाना खाया, लेकिन उसने शराब बिल्कुल भी नहीं पी। हालांकि उसके टेबल पर आकर लोग कई बार उससे चीयर्स करके जा रहे थे। ध्रुव ने जतिन को बोल रखा था कि वो उसकी आइडेंटिटी रिवील ना करे, इसलिए ध्रुव को उन सारे लोगों के साथ शराब नहीं पीनी पड़ी। डिनर फिनिश हो जाने के बाद जतिन ने ध्रुव को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया। ये क्या है? ध्रुव ने एक्साइटमेंट में पूछा। मिस्टर गिल, पिछले दिनों आयरलैंड में जो हुआ उससे डील करने के लिए थैंक्स। अगर आप नहीं आते तो पता नहीं कैसे हम इन सारी चीजों से डील करते। ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ बिजनेस के लिए हैं जो आपने कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं साइन किए थे। वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड ये कॉन्ट्रैक्ट्स देना चाहता हूँ। आप प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिए। ध्रुव ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट पर एक नजर डाली। जतिन की उंगलियों के निशान उस पर पहले से ही छपे हुए थे। ध्रुव ने ना तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई। ध्रुव के आयरलैंड से जाने के बाद इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस एंड हो गई थी। इस समय पूरा आयरलैंड जश्न में डूबा हुआ था। आयरलैंड फाइनेंसिंग रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 दिनों में आयरलैंड का रेवेन्यू 112 अरब डॉलर तक पहुंच गया था, जिसमें से ज्यादातर विदेशियों द्वारा खर्च किए गए पैसे से आया था। ये पिछले साल की तुलना में 50% का इंक्रीमेंट था। आखिरकार हलचल शांत हो गई थी। ध्रुव अपने बगल में ब्रांडी की एक बोतल रखकर वॉरिंगफोर्ड हार्बर पर बैठा हुआ था। वो जल्द ही फ्रांस वापस जाने वाला था और उसे नहीं पता था कि वो अगली बार कब आयरलैंड आएगा। शायद ऐसा कई सालों बाद होगा। निहाल ने एक बार कहा था कि दुनिया की टॉप 10 फैमिलीज की पावर एक सॉलिड फाउंडेशन पर बेस्ड है। इस कॉन्फ्रेंस में आने के बाद ध्रुव को उन सॉलिड फाउंडेशंस की झलक मिली थी। उसे समझ आ गया था कि आखिर वो फैमिलीज दुनिया के टॉप पर क्यों थी, लेकिन ध्रुव के वारिस बनने की राह अभी भी बहुत दूर थी। ध्रुव ये सब सोच ही रहा था कि जसविंदर ने उसके पास आके पूछा, आप अकेले अकेले पी रहे हैं? तुमने बुलाया था क्या उन सबको? ध्रुव ने जसविंदर से पूछा। बुलाया तो था,
लेकिन तेजा नहा रहा था। कम से कम उसने मुझे तो यही बताया था। मुझे तो लग रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर था। मेरे कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद ही वो बाहर आया था। जसविंदर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, बकवास मत करो, मैं कमरे में पोकर खेल रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। तेजा भी वहाँ आ चुका था। वो जसविंदर की बात से इरिटेटेड लग रहा था। वैसे तुम जो पोकर खेल रहे थे उसके लिए 3 लोगों की जरूरत होती है और तुम्हारे कमरे में केवल 2 लोग थे। वैसे अब तो तुम भी उतने यंग नहीं रहे, फिर भी इतनी छोटी चीजों के लिए एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। मिस्टर जोश ने भी तेजा का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मानवीर और बाकी बचे हुए लोग भी जल्दी ही वहाँ पर आ गए। बकवास, किसने कहा कि मेरे पास केवल 2 लोग हैं? मेरी पत्नी के पेट में एक और इंसान पल रहा है। उसको जोड़ लिया जाए तो मेरे पास पोकर खेलने के लिए पर्याप्त लोग थे। तेजा ने वहाँ मौजूद लोगों से कहा। वो अब मुस्कुरा रहा था। तेजा, वैसे मान गए यार तुम्हें, इस हालत में भी तुम अपनी बीवी को छोड़ नहीं रहे हो। जसविंदर की बात सुन के सभी लोग हंस पड़े। तेजा को समझ आ गया था कि इस बात को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, नहीं तो उसके दोस्त रात भर उसका मजाक ही उड़ाते रहेंगे। अभी तो ध्रुव ने अपना मुंह खोला नहीं था। अगर उसने भी अपना मुंह खोल दिया तो तेजा का पूरी तरह मजाक बनाया जाएगा। इसलिए उसके लिए अच्छा यही था कि वो बातचीत का टॉपिक ही चेंज कर दे। बॉस, क्या जतिन का डिनर इतनी जल्दी खत्म हो गया? ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और कहा, उन लोगों के साथ बैठ के पीना एक बहुत ही बोरिंग काम है। असली मजा तो मुझे बस तुम ही लोगों के साथ आता है। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए तेजा से कहा। ये बिल्कुल सच बात है। तेजा ने अपना ग्लास उठाया। उसके साथ ही मिस्टर जोश, मानवीर और जसविंदर ने भी अपना कप उठाया। पिंटू नहीं आया था, इसलिए जसविंदर ने पिंटू को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने बगल में एक खाली ग्लास रख दिया था। चीयर्स करने के बाद जसविंदर ने पिंटू के हिस्से की शराब को नदी में बहा दिया। फिर उन सभी ने पूरी रात शराब पी। ध्रुव ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर सुकून साफ देखा जा सकता था, लेकिन उसे ये बात अच्छे से पता थी कि सुकून उसकी जिंदगी में ज्यादा देर तक टिकता नहीं था। इसलिए वो इन सुकून के पलों को सहेज के रख लेना चाहता था। ध्रुव की जिंदगी में अगली चुनौती कब कौन सी आ जाए, ये खुद ध्रुव को नहीं पता था। कोई नहीं जानता था कि उस रात ध्रुव और उसके लोगों ने कितनी बार शराब का ऑर्डर दिया था, लेकिन ये बात पक्की थी कि सभी ने जरूरत से ज्यादा शराब पी रखी थी। ध्रुव मिक्स्ड इमोशंस के साथ शराब पी रहा था। उसके दिल और दिमाग में जैसे अलग अलग इमोशंस दौड़ रहे हों, और इनको अपने ग्लास के पीछे छुपाए ध्रुव जाम पर जाम लगाता रहा। बॉस, आपके मन में कुछ चल रहा है क्या? तेजा ने अपना हाथ ध्रुव के कंधे पर रखा और अचानक पूछा। वो नशे में था। ध्रुव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शराब का घूंट लेता रहा। अगले पल तेजा लड़खड़ा के जमीन पर गिर गया और फिर वो फर्श पर ही सो गया। ठीक उसी समय ध्रुव का फोन बजा। ये कॉल पिंटू ने किया था। जांच कैसी चल रही है? ध्रुव ने तुरंत पिंटू से पूछा। बॉस, आप सही थे। मिस बेदी के शरीर में जो पॉइजन डाला गया था वो हिक्सबर्ग एरिया में मिल गया है। मुझे कुछ प्रिस्क्रिप्शंस मिले हैं, उनमें से एक रिलायबल होना चाहिए। वैसे चिंता मत करिए, मैं पकड़ा नहीं गया हूँ, क्योंकि मैं हिक्सबर्ग एरिया में पहले से ही कई लोगों को जानता था। पिंटू ने जल्दी से ध्रुव को बताया। ध्रुव ने पिंटू से प्रिस्क्रिप्शन भेजने के लिए कहा। फाइनली शगुन बच गई थी। कुछ ही देर बाद पिंटू ने प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया। ध्रुव ने प्रिस्क्रिप्शन को देखा और पाया कि वो सभी ट्रेडिशनल मेडिसिन थी। हालांकि उन मेडिसिन की कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। ध्रुव ने तुरंत मेहुल को प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया। कठौता में मेहुल ऑक्शन करने के लिए मेडिसिन स्टॉक किया करता था। जैसे ही मेहुल को ध्रुव का मैसेज मिला तो उसकी आंखें चमक उठी। भाई, आपके प्रिस्क्रिप्शन में कई सारी रेयर जड़ी बूटियां हैं। उसने ध्रुव को तुरंत ये रिप्लाई दिया। बस मुझे ये बताओ कि ये सब परचेज करने में पैसा कितना लगेगा? ध्रुव ने उससे पूछा। बात पैसे की नहीं है। मैं किसी डॉक्टर से पर्चा बनवा के आपको मेडिसिन दिलवा सकता हूँ, लेकिन इसमें से एक इंग्रेडिएंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे याद आ रहा है कि मेरे पिता ने 5 साल पहले इसे किसी ऑक्शन में खरीदा था। उस टाइम पर इसकी कीमत 100 करोड़ रुपए से ऊपर थी। मेहुल ने ध्रुव को बताया। उसका मन था कि वो ध्रुव से पूछ ले कि उसे मेडिसिन किसके लिए चाहिए, लेकिन उसकी ऐसा करने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। मैं तुम्हारा मतलब समझ रहा हूँ। ये दवा काफी रेयर और कीमती है ना? ध्रुव ने मेहुल से पूछा। मेहुल ने हाँ में जवाब दिया। इसे खरीदने में मेरी मदद करो, चाहे इसकी कीमत कितनी भी हो। ठीक है, चिंता मत करो। मैं इस दवा के लिए पूरे देश के मेडिसिन मार्केट्स और ऑक्शन हाउसेस से कांटेक्ट करूंगा। वैसे आप कब वापस आ रहे हैं? मैं आपके लिए ड्रिंक्स खरीदना चाहता हूँ। मेहुल ने मुस्कुराते हुए मैसेज टाइप किया। जल्द ही। उसके बाद ध्रुव ने फोन को साइड पर रख दिया। फिर उसने पिंटू द्वारा भेजी गई लिस्ट को देखा और इंटरनेट पर दवा सर्च की। दवा का नाम जेड आर्म स्टोन था और ये एक पत्थर से बनती थी जो हिक्सबर्ग में पाया जाता था। ये पत्थर क्लियर और ट्रांसपेरेंट था और इसमें मेडिसिनल क्वालिटीज भी थी, इसलिए लोग इसे मेडिसिन के तौर पर भी खरीदते थे और सजावट के सामान के तौर पर भी। डबल यूज की वजह से इसकी कीमत हीरों से भी ज्यादा थी और ये बेहद रेयर भी था।
ध्रुव दवा के बारे में सर्च करते करते कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह का सूरज ध्रुव की आंखों में चमक रहा था और घाट पर मौजूद मजदूरों ने काम करना शुरू कर दिया था। शिप का हॉर्न सुनकर ध्रुव जाग गया। फिर वो होटल वापस गया और शगुन को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वो होटल लौटा उसकी मीटिंग सिल्वी से हुई। सिल्वी अनिका के रूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी। वो इतने गुस्से में थी कि ऐसा लग रहा था वो किसी भी पल फट पड़ेगी। मिस बेदी, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, शगुन अभी मेरे साथ यहाँ नहीं है। अनिका सिल्वी को समझाने की कोशिश कर रही थी। सिल्वी अनिका की बातों से बिल्कुल भी कन्विंस्ड होते हुए नहीं लग रही थी। तुम सच में मजाक अच्छा करती हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कुछ भी नहीं जानती? अगर वो यहाँ नहीं है तो वो कहाँ है? सिल्वी पुलिस को लेकर आई थी। अनिका से झगड़ा करने के बाद उसने तुरंत पुलिस वालों से कहा, सर, मेरी बेटी कुछ दिनों से लापता है। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करिए। वो इस कमरे के अंदर है। गायब होने से पहले वो इस लोमड़ी के साथ थी। सिल्वी ने अनिका को घूर कर देखा। उसने अनिका को दरवाजा भी बंद नहीं करने दिया। अनिका पूरी तरह से हैरान थी। इस औरत को अच्छे से पता है कि इसके बेटी की हालत क्या है। इसके बावजूद ये ऐसी हरकतें कर रही है। पता नहीं कैसी माँ है ये। अनिका ने मन ही मन सोचा, मिस बेदी, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ, कोई ट्रबल क्रिएट मत करिए। अनिका ने ऐसा कहते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे वार्निंग दे रही हो? मैं भी वार्निंग दे रही हूँ कि तुम उस दुष्ट इंसान की मदद मत करो। अनिका, तुम्हारी शगुन के साथ दोस्ती थी। मुझे तुम लोगों की दोस्ती देख के राहत महसूस होती थी। मुझे लगता था कि तुम एक स्मार्ट लड़की हो, लेकिन अब लगता है कि तुम एक स्टूपिड लड़की हो। तुम्हें समझ नहीं आता कि ध्रुव आखिर किस तरह का इंसान है। वो खुद तो मरेगा ही, साथ में तुम्हें भी ले डूबेगा। सिल्वी ने अनिका को वार्निंग देते हुए कहा। अगर ये कुछ साल पहले की बात होती तो अनिका ध्रुव को भला बुरा कहने में सिल्वी की मदद कर देती, लेकिन अब अनिका के सामने कोई भी ध्रुव के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कह सकता था। मिस बेदी, मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। बेहतर होगा कि आप ध्रुव को डिसरिस्पेक्ट ना करें। अनिका अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या कहा तुमने? कोई तमीज है कि नहीं तुम्हें? सिल्वी तुरंत गुस्सा हो गई। तुम्हें भी तो तमीज नहीं है? क्या तुम्हारी जैसी कोई माँ और है दुनिया में? सुनो, जब तक मैं आज यहाँ हूँ मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगी। देखती हूँ कि तुम क्या कर लोगी। जब अनिका को गुस्सा आया तो वो अनिका नहीं रह गई थी जो ध्रुव के साथ हुआ करती थी। अनिका की बात सुनकर सिल्वी गुस्से से आग बबूला हो गई। सिल्वी अभी अभी घर वापस आई थी और उसे पता चला कि ध्रुव उसकी बेटी को फ्रांस ले जा रहा है। कोई मजाक है क्या? फ्रांस एक खतरनाक जगह थी। इसके अलावा एक और वजह से शगुन अब नहीं जा सकती थी। सिल्वी ने अपनी बेटी के पालन पोषण में बहुत एफर्ट्स डाले थे और अब वो अंततः फेमस हो गई थी। सिल्वी को उम्मीद थी कि जितना पैसा उसने अपनी बेटी के पालन पोषण में लगाया है उसकी बेटी उसे उसका रिटर्न देगी। अब तक ध्रुव भी सिल्वी के पास पहुंच चुका था। उसे लगा कि सिल्वी को वहां से भगाना वाकई मुश्किल है, चाहे वो कोई भी तरीका अपना ले। क्या दिक्कत है? ध्रुव ने पास आके अनिका से पूछा। अरे क्या ही होगी दिक्कत, ये दीवार जैसी दिक्कत खड़ी तो है सामने, हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। जाने किस सीमेंट से बनी है। अनिका ने सिल्वी की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से कहा। ध्रुव ने गहरी सांस ली और वो सिल्वी की तरफ मुड़कर बोला, आप अब जा सकती हैं। मैं शगुन की खातिर आपसे बहस नहीं करना चाहता। मैं उसे वापस फ्रांस ले जा रहा हूँ। जब वो ठीक हो जाएगी और अगर वो वापस यहाँ आना चाहेगी तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। ध्रुव ने सिल्वी को समझाया। उसकी बात सुनकर सिल्वी मुस्कुरा दी। ध्रुव, तुम ढोंग अच्छा करते हो। तुम्हें मेरी बेटी सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि वो सुंदर है ना? मैं तुम्हारे जैसे दोगले इंसान को देखकर थक गई हूँ। शगुन मेरी बेटी है, भले ही वो मर जाए फिर भी मैं उसे तुम्हारे साथ तो नहीं रहने दूंगी। सिल्वी ने भड़कते हुए ध्रुव से कहा। ध्रुव ने उसे गुस्से से देखा और अपनी मुट्ठियां भींच ली। उसके हाथ सचमुच किसी को पीटने के लिए मचल रहे थे। आयरलैंड छोड़ने से पहले उसका मन कर रहा था कि वो किसी को जोर जोर से थप्पड़ लगा दे। ठीक उसी समय सिल्वी ने अपना सेलफोन निकाला और किसी को फोन किया। फिर उसने ध्रुव से कहा, ध्रुव, तुम बस कुछ और देर यहीं इंतजार कर लो। ठीक है, मैं यही इंतजार करूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप किसे बुला सकती हो। ध्रुव ने सिल्वी की चुनौती एक्सेप्ट कर ली थी। उसने अपना हाथ कमर पर रखा और दरवाजे पर टिक के खड़ा हो गया। फोन पर सिल्वी ने एक इंसान से कहा, मैंने तुम्हें पता भेज दिया है, तुरंत चले आओ। फोन रखने के बाद सिल्वी ने ध्रुव की ओर देखा। चाहे कुछ भी हो, वो आज ध्रुव को जाने नहीं देगी।